तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनिवाल। कैसे हैं मेरे नादान परिंदे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून रिया, सलेश, राधे राधे गौरव। गुड आफ्टरनून निशांत, आ गई हूँ मैं नेहा। राम राम अतुल्य, गुड आफ्टरनून माधवी, जय श्री कृष्णा कुमकुम, गुड आफ्टरनून चांदनी। अच्छा, एक्साइटेड हो नए चैप्टर के लिए। लास्ट क्लास में जो हमने चैप्टर पढ़ा था वो तो शुरू होते से ही खत्म हो गया था। इट मीन्स एक ही क्लास में खत्म हो गया था, सभी को बहुत प्यारा लगा था। तो वैसे कुछ चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, कुछ थोड़े से लंबे जाएंगे। गुड आफ्टरनून साहिल, साक्षी, विनय, विनीत, लक्ष्य, प्रियांशी, कमल, राधे राधे कमल। गुड आफ्टरनून प्रशांत, हेलो दिशु, गुड आफ्टरनून ऋषभ। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर। एक्साइटिंग चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। एक्साइटेड हो, विच इज चैप्टर नंबर 6, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट। लास्ट क्लास में हमने पहले चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया था, राइट। और अब हम चैप्टर नंबर 6 देखने वाले हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स कंसेप्ट। आज उसका हम पार्ट 1 यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, वेटेज जो बच्चे पूछेंगे कि मैम वेटेज कितना है, तो इस पूरे चैप्टर का वेटेज है 5 to 7 मार्क्स का। पहले पार्ट में आज हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करने वाले, एंड इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिपॉजिट्स। आज क्या पढ़ेंगे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो शेल वी स्टार्ट। देखना चाहोगे क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कवर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, 2 clause 30, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, डिबेंचर ट्रस्ट डीड क्या होता है, एंड क्रिएशन ऑफ DRR। क्या हम स्टार्ट करें। द फर्स्ट स्लाइड इज डेट वर्सेस लोन। क्या लगता है आपको, डेट और लोन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लोग इस टर्म को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, विच मीन्स सबको लगता है सेम ही तो है, डेट भी सेम है और लोन भी सेम है। लेकिन नहीं, वी बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंस होता क्या है। अच्छा, एनी वन ऑफ यू जैसे थोड़ा सा भी आइडिया है। लोन मतलब तो हमें पता है, लोन क्या होता है, अगर आपने किसी से मनी बोरो किया है और फिर आप उसे रीपे करोगे विथ इंटरेस्ट, दैट इज नथिंग बट लोन। वही डेट क्या होता है, इन द सेंस ऑफ कंपनी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। सो व्हाट इज डेट। डेट मतलब वो पैसा जो कंपनी रेज करती है। कंपनी पैसा रेज करती है, इन एक्सचेंज कंपनी आपको क्या देती है, यहाँ पे डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड्स इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी गोलमाल लिमिटेड बोल रही है कि सुनो सुनो गाँव वालों, हम क्या कर रहे हैं, हम आपको, हमें चाहिए 10 लाख रुपए और इन एक्सचेंज हम आपको 10 लाख के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट कंपनी के लिए उसे हम लोन नहीं बोलने वाले, उसे हम क्या बोलने वाले, डिबेंचर्स, डेट बोलने वाले हैं। वो कंपनी ने क्या लिया है, लोगों से यहाँ पर डेट लिया है, बिकॉज कंपनी बदले में इशू कर रही इधर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। लोन के केस में क्या होगा, लोन बेसिकली मीन्स मनी विच इज बोरोड फ्रॉम अ लेंडर। हो सकता है लेंडर बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बट इफ एट ऑल कंपनी ने पैसा लिया है SBI बैंक के पास जाकर, तो वो क्या होगा, लोन होगा, वो आपका डेट नहीं माना जाएगा। इफ एट ऑल हमारी कंपनी गई भागी भागी दौड़ी दौड़ी SBI बैंक के पास और बोलती है SBI बैंक 10 लाख रुपए का पैसा चाहिए, हमें बोरो करना चाहते, तो दिस इज व्हाट द कंपनी डज इज, यहाँ पर कंपनी ने लोन लिया है, इन एक्सचेंज वो रीपेमेंट करेंगे विथ इंटरेस्ट। आई होप आई एम क्लियर। तो हमें समझ आ गया व्हाट इज द स्लाइटेस्ट डिफरेंस। जनरली लोग लोन और डेट को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं क्योंकि दोनों का मतलब ही सिंपली क्या होता है, यू आर बोरोइंग मनी। बट क्या स्मॉल डिफरेंस है, वी गेट टू नो अबाउट दैट। इन केस ऑफ डेट व्हाट यू आर डूइंग इज, आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, उससे आप मनी रेज कर रहे हो। इन केस ऑफ लोन, यहाँ पर आप नॉर्मली मनी बोरो कर रहे हो ईदर फ्रॉम अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। राइट, परफेक्ट परफेक्ट आंसर्स जिन भी बच्चों ने दिए। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू योर आंसर्स और एकदम परफेक्ट आंसर्स आप लोगों ने दिए हैं। अच्छा, अभी थोड़ा सा रेफरेंस आया है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है क्या कंपनी की बोरो करने की।
वी ऑल नो कंपनी कैसी पर्सन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, राइट। और कंपनी के बिहाफ पे काम कौन करता है, हमारे डायरेक्टर्स काम करते हैं, डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो कहने से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्टर्स के पास पावर है क्या, कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स पैसा बोरो कर सकते हैं या बोरो नहीं कर सकते। यहाँ पर हम दो सेक्शंस देखने वाले हैं। सबसे पहला सेक्शन का रेफरेंस लिया गया सेक्शन नंबर 179 एंड द सेकंड सेक्शन इज सेक्शन नंबर 180। वैसे तो पार्ट बी में हम काफ़ी डिटेल में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्योंकि दे रखा है इट मीन्स हम हर चीज़ को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सेक्शन 179 बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पूरी पावर है, वो बोरो कर सकती है पैसा जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, और उन्हें एक बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है। इट मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोर्ड मीटिंग बुलानी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, और वो किसी से भी पैसे यहाँ पर बोरो कर सकती है, बट द कंडीशन इज आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना यहाँ पर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक लिमिट तक बोरो कर सकते हो, एक लिमिट दे रखी है, अप टू अ लिमिट आप बोरो कर सकते हो। मैम अगर इस लिमिट से बाहर जाकर बोरो करना है, इन दैट केस क्या, इफ़ यू वांट टू एक्सीड द लिमिट, आपको लिमिट से बाहर जाकर बोरो करना है, इन दैट केस यू हैव टू कॉल ए जनरल मीटिंग, और आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना है। सेक्शन 180 क्या बोलता है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर लिमिट से बाहर जाना चाहते हैं तो उन्हें शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना है, एंड दे हैव टू पास ए स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या है बच्चा लोग, 75% ऑफ द मेंबर्स का कंसेंट हमें चाहिए होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बात हम पार्ट बी में करने वाले हैं, वी विल नॉट गो इनटू दैट, लेकिन आपको इजीली और समझ आ जाए इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। यू कैन सी द पावर बोरोइंग्स। सेक्शन 179 बोलता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है टू बोरो, वो बोरो कर सकते हैं। कैसे बोरो करेंगे, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराएंगे, एंड अप टू अ सर्टेन लिमिट वो बोरो कर सकते हैं। लिमिट क्या है उसमें वी विल नॉट गो, वो इस चैप्टर की बात ही नहीं है, ठीक है। अप टू अ सर्टेन लिमिट आप बोरो यहाँ पर कर सकते हो। अच्छा, लिमिट से बाहर जाकर बोरो करना है, सेक्शन 180 बोलता है रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड, मतलब अगर इस लिमिट से बाहर जाकर बोरो करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते, यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना रहेगा, जनरल मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर की अप्रूवल लो, एसआर पास कराओ, एंड देन आप अबव लिमिट बोरो कर सकते हो। एसआर मतलब 75% ऑफ द मेंबर्स की कंसेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है, हमें एकदम एकदम क्लियर है, ठीक है। तो बहुत ही लाइटर नोट पे पढ़ना है। यू शुड नो कि सेक्शन 179 क्या बात करता है एंड सेक्शन 180 क्या बात करता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस लिया गया। वी विल स्टडी इन डिटेल इन पार्ट बी, पूरे के पूरे सेक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? यस पीयूष, परफेक्ट, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, डन। अच्छा, ये टर्म है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। व्हाट इज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग्स? अल्ट्रा वायरस का मतलब कौन बताएगा? हमने कुछ तो पढ़ा था अल्ट्रा वायरस का, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा था, राइट। हाँ जी मैम, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ा था। अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द पावर, है ना। तो यहाँ पर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो। बियॉन्ड द अथॉरिटी, बियॉन्ड अथॉरिटी जाकर अगर आप बोरो कर रहे हो तो वो कहलाएगा अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। इट मीन्स क्या, मेरे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कंपनी के आप 200 करोड़ तक का बोरो कर सकते हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पावर दे रखी है यहाँ पर कि आप 1000 करोड़ तक का बोरो कर सकते हो। लेकिन मेरी कंपनी में जो डायरेक्टर्स है वो तो बहुत ज़्यादा होशियार निकले, उन्होंने कितना बोरो कर दिया है, उन्होंने यहाँ पे 2000 करोड़ का बोरो कर दिया है। तो अब ये बोरोइंग कैसी होगी, ये बोरोइंग होगी अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। अगर कोई भी बोरोइंग आप अथॉरिटी से बाहर जाकर, पावर से बाहर जाकर करते हो, दैट बोरोइंग विल बी नोन एज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। और किसको याद है, अल्ट्रा वायरस कोई भी चीज़ होगी वो कैसी मानी जाएगी, वाइड एब इनिशियो, जैसे कि हुई ही नहीं है। सो अल्ट्रा वायरस चीज़ें कैसी मानी जाएगी, ये जो अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी है इट विल बी ट्रीटेड एज वाइड। और जो लेंडर है, लेंडर मतलब कौन, जिसने कंपनी को पैसा दिया है, वो अब कंपनी के ऊपर केस भी फाइल नहीं कर सकता है यहाँ पर। साथ ही साथ जो सिक्योरिटीज है वो भी इनऑपरेटिव हो जाएगी। अच्छा, एक प्यारा सा एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लैरिटी होगी हमें।
ठीक है, वी नो हमारे गोलमाल लिमिटेड की जो बोरोइंग की लिमिट थी दैट वाज मेमोरेंडम में 1000 करोड़, आर्टिकल्स में 200 करोड़ था। कंपनी ने कितना बोरो करा है, कंपनी ने यहाँ पर बैंक से बोरो कर दिया है, कितना बोरो किया है यहाँ पर, कंपनी ने बोरो कर दिया 2000 करोड़। अभी क्योंकि इट इज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग, इट मीन्स ये लेंडर बैंक के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी, ये ट्रांजेक्शन कैसा हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और ये लेंडर कंपनी पे केस भी फाइल नहीं कर सकता है, बिकॉज ये बोरोइंग कैसी थी, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग थी। क्या ये क्लियर हुआ? पर तुम्हें नहीं लगता कहीं ना कहीं इस लेंडर के साथ तो इनजस्टिस हुआ है ना, इस लेंडर को तो अपना पैसा चाहिए ना, तो लेंडर के पास कोई ना कोई रेमेडीज या कोई ना कोई सोल्यूशंस जरूर होने चाहिए। कैसा लगता है हमें? बिल्कुल दीदी, होने चाहिए ना, लेंडर को तो अपना पैसा रिकवर करना, बिल्कुल होने चाहिए। हम देखने वाले हैं क्या क्या रेमेडीज लेंडर ले सकता है, क्या क्या रेमेडीज कंपनीज एक्ट के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड कराई है। ठीक है, चलो लेट्स सी द फर्स्ट रेमेडी दैट इज इंजंक्शन प्लस रिकवरी। क्या किसी को पता है इंजंक्शन मतलब क्या होता है? इंजंक्शन बेसिकली मीन्स टू स्टॉप, रोकना। कोर्ट से आप ऑर्डर लेकर आते हो और आप किसी को रिस्ट्रेन करते हो, किसी को रोकते हो। अभी बैंक को पता चल गया है जो बोरोइंग कंपनी ने करी थी दैट इज अल्ट्रा वायरस, ये ट्रांजेक्शन तो वॉइड हो गया। तो बैंक क्या करेगा, बैंक जाएगा हमारा कोर्ट के पास और कोर्ट को बोलेगा कोर्ट साहब, कोर्ट में जज साहिब हमें को इंजंक्शन ऑर्डर दे दो। इंजंक्शन ऑर्डर दो तरह से हो सकते हैं। तो इफ कंपनी ने खरीदी है उससे उस पैसे से प्रॉपर्टी, या फिर कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, पैसे उसके पास पड़े हैं। इन द केस अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी खरीदी है सो इंजंक्शन ऑर्डर आएगा कि ये जो पैसा आपका है आप उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो। कंपनी उस प्रॉपर्टी को बेचेगी नहीं, आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके आपका पैसा रिकवर कर सकते हो। जो ये कहाँ से बोरो हुआ है, जो आपका बोरोड मनी था उससे प्रॉपर्टी खरीदी गई भैया, तो आप उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। इन कोर्स केस कंपनी ने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो भी कोर्ट यहाँ पर इंजंक्शन ऑर्डर देगा। इंजंक्शन ऑर्डर किस चीज का? इट विल रिस्ट्रेन द कंपनी, कंपनी को रिस्ट्रेन करेगा, आप उस पैसे को यूज मत करो, रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम यूजिंग दैट मनी, कि आप उस पैसे को यूज नहीं करोगे। तो पहला रेमेडी क्या हो गया, पहला रेमेडीज मतलब सोल्यूशंस। क्या सोल्यूशन हुआ? द फर्स्ट सोल्यूशन इज दैट लेंडर इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है और पैसा रिकवर करेगा अपनी प्रॉपर्टी से विच इज बोरोड, विच इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द बोरोड मनी। जो भी प्रॉपर्टी आपने एस्टैब्लिश करी बोरोड मनी से, आप इस प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? देन है सेकेंडली, व्हाट डू यू थिंक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। तो किसकी गलती है यहाँ पर? डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर बोरो किया है, कहीं ना कहीं कंपनी की क्या गलती? इस केस में तो कौन लाइबल होना चाहिए? इस केस में तो डायरेक्टर्स लाइबल होने चाहिए। डायरेक्टर्स शुड नो व्हाट इज द अथॉरिटी ऑफ द कंपनी, राइट? तो इन दिस केस आप एज अ लेंडर यू कैन स्यू अगेंस्ट द डायरेक्टर, आप कंपनी के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकते हो, बट अब डायरेक्टर्स के अगेंस्ट केस फाइल यहाँ पर कर सकते हो। स्यू मतलब क्या हो गया, फाइल अ केस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी ब्रीच करी, अपनी अथॉरिटी तोड़ी है, आपने आपकी अथॉरिटी मिस रिप्रेजेंट यहाँ पर करी है। परफेक्ट आंसर संजय, एकदम परफेक्ट आंसर्स दे रहे हो आप लोग। तो द सेकंड सोल्यूशन इज यू कैन सूट अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स वुड बी पर्सनली लाइबल। थर्ड पॉइंट देखते हैं। द थर्ड पॉइंट इज सब्रोगेशन। अभी इसमें आपके दिमाग का थोड़ा सा सब्रोगेशन हो जाएगा, देखते हैं जरा। If the ultra-virus borrowing has used to pay the intra-virus debt, in such situation, the lender would be substituted to the position of the creditor paid off. I know, कुछ समझ नहीं आएगा, so we will see a example कि subrogation यहाँ पर बोलता क्या है। बहुत ध्यान से शांति से मेरी बात सुनना, इन एक ही बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसमें मुझे दो लोग चाहिए, ये है हमारी गोलमाल लिमिटेड। अभी गोलमाल लिमिटेड ने लोन लिया है, बोरो करती है गोलमाल लिमिटेड। सबसे पहला लेट्स अज्यूम इसने लिया है विनीत से, एंड देन संजय। क्या समझाना चाहती हूँ उस पे फोकस करना है आपको। गोलमाल लिमिटेड ने बोरो किया था विनीत से,
जो बोरो किया था ना वो अल्ट्रा वायरस बोरोइंग थी। इट मीन्स अपने उसके अथॉरिटी से बाहर जाकर बोरो किया था। तो ये विनीत से जो भी आपने बोरोइंग करी है वो कैसी थी, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग थी। अभी आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अल्ट्रा वायरस मतलब क्या होता है, लिमिट से बाहर जाकर बोरो किया है, आपने अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी थी। लेट्स अज्यूम कि आपकी जो अथॉरिटी थी वो थी 100 करोड़ की, बट आपने कितना बोरो कर दिया है, यू बोरोड 300 करोड़। कैन आई से ये कैसा हो गया, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हो गया, ठीक है। गोलमाल लिमिटेड ने 300 करोड़ रुपए ले लिए, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हो गई है। इस 300 करोड़ से गोलमाल लिमिटेड ने क्या किया, पहले ही संजय से कुछ पैसा बोरो किया होगा, और दैट वाज इंट्रा वायरस। इंट्रा वायरस मतलब अपने लिमिट में ही बोरो किया है ना, लिमिट से बाहर जाकर बोरो नहीं किया है। जो भी बोरोइंग थी वो कैसी थी बच्चा लोग, इंट्रा वायरस थी। इंट्रा वायरस मतलब क्या होता है, विद इन द लिमिट थी। आपके लिए लिख देते हैं विद इन लिमिट थी। ये जो बोरो किया है, ये जो विनीत से गोलमाल लिमिटेड ने बोरो किया है, इस पैसे से इसने रीपे कर दिया है, इस पैसे से इसने क्या कर दिया है, रीपे कर दिया है संजय का इंट्रा वायरस बोरोइंग। तो अब क्या होगा दीदी, आप समझाना क्या चाहते हो, इन केस जब भी कंपनी ने अल्ट्रा वायरस बोरो लिया है, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी है, और उस अल्ट्रा वायरस बोरोइंग से इंट्रा वायरस बोरोइंग सेटिस्फाई करी है, इंट्रा वायरस बोरोइंग मतलब जो लिमिट में ली थी, बोरो किया था, उससे सेटिस्फाई किया है, तो उस केस में अभी संजय का काम तो खत्म। संजय ने जो पैसा दिया था गोलमाल लिमिटेड ने वापस कर दिया, रीपे कर दिया। संजय को कह दो टाटा बाय बाय, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि हम, संजय हो गया टाटा बाय बाय। संजय को बोला ठीक है आपका काम खत्म हो गया, आपको आपके पैसे मिल गए। सबरोगेशन क्या बोलता है, जिस पर्सन के साथ विनीत से आपने अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी और उस अल्ट्रा वायरस बोरोइंग से आपने इंट्रा वायरस बोरोइंग सेटिस्फाई करी, इन दैट केस अब विनीत किसकी जगह ले लेगा, विनीत की पोजीशन सब्सटीट्यूट हो जाएगी, विनीत की पोजीशन यहाँ पे सबरोगेट हो जाएगी। संजय चला गया और विनीत की जगह यहाँ पर कौन आ जाएगा, संजय आ जाएगा। इट मीन्स अभी विनीत कैसा ट्रीट किया जाएगा, लेंडर ट्रीट किया जाएगा, जिसकी बोरोइंग कैसी हो गई है, इंट्रा वायरस हो गई, और कंपनी को उसके पैसे रीपे करने ही पड़ेंगे। क्या ये क्लियर हुआ, क्या ये क्लियर है? डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस कंसेप्ट वंस अगेन, एक बार बता दो, डू यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस कॉन्सेप्ट? आपको लॉजिक समझ आया ना? हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेमेडीज टू लेंडर। लेंडर के पास क्या रेमेडीज है, उसके पास क्या सोल्यूशन है अगर अल्ट्रा वायरस बोरोइंग होती है। तो अल्ट्रा वायरस बोरोइंग विनीत से हुई थी, तो विनीत के पास सोल्यूशन क्या आएगा, अगर विनीत का अल्ट्रा वायरस पैसा कंपनी ने यूज किया है इन रीपेमेंट ऑफ इंट्रा वायरस बोरोइंग, इन दैट केस विनीत की पोजिशन कहाँ चली जाएगी, संजय की जगह, और वो कैसा लेंडर बन जाएगा, इंट्रा वायरस वाला। ठीक है, एक बार फिर से इसे पढ़ो और क्लियर होगा। इफ अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हैज यूज्ड टू पे द इंट्रा वायरस डेट, इन सच सिचुएशन द लेंडर वुड बी सब्सटीट्यूटेड, विनीत सब्सटीट्यूट हो गया था ना, द लेंडर वुड बी सब्सटीट्यूटेड टू द पोजीशन ऑफ द क्रेडिटर, जिसका पैसा पे ऑफ कर दिया है। एम आई वेरी क्लियर? अच्छा कोई डाउट है यहाँ तक हमें? तो मैंने एक बारी और रिपीट कर लिया है, अभी क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, ये गोलमाल लिमिटेड है, मतलब हमारी कंपनी है। गोलमाल लिमिटेड ने अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी है, अपने लिमिट से बाहर जाकर पैसा ले लिया है विनीत से, और उस पैसे से क्या कर रही है, पहले किसी से पैसा बोरो किया होगा विद इन लिमिट, उसे रीपे कर रही है। इन दैट केस अभी इसका काम खत्म, संजय चला गया, क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया। ये जो लेंडर है विनीत, वो किसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा, संजय की जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा। डन 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 है। नेक्स्ट पार्ट में हम जा रहे हैं, विच इज इंट्रा वायरस बोरोइंग बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। ये क्या बोल रहे हैं, बोरोइंग तो इंट्रा वायरस है, मतलब कंपनी के आर्टिकल्स में है, कंपनी के मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग है, लेकिन एजेंट की अथॉरिटी के बाहर है, विच इज डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है। तो क्या होगा? अच्छा अर्शी बोल रही मैम इसका क्या लॉजिक हुआ? अर्शी गुप्ता समझो चीज को, आप लेंडर थे, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग थी,
बिकॉज अगर जिस बच्चे को ये डाउट है कि दीदी इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक बहुत क्लियर है बेटा। देखो, विनीत ने पैसा दे दिया है तो ये अल्ट्रा वायरस बोरोइंग हो गई है, राइट। और अल्ट्रा वायरस बोरोइंग कैसे होती है, हमने देखी थी, वॉइड एब इनिशियो होती है। यस, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग तो वॉइड एब इनिशियो होती है। पर गलत तो हुआ है ना लेंडर के साथ, तो इसको कुछ सोल्यूशन तो मिलने चाहिए। द फर्स्ट सोल्यूशन विच वी हैव सीन इज, पहला सोल्यूशन क्या देखा था, इंजंक्शन प्लस रिकवरी। दूसरा, विनीत केस फाइल कर सकता है अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। और थर्ड, अगर उसका पैसा यूज किया है आपने, किसके पैसा को यूज किया है, रीपे करने के लिए इंट्रा वायरस बोरिंग, तो विनीत की जगह इधर आ जाएगी। और इस जगह आने से क्या सोल्यूशन मिला विनीत को, अभी तक विनीत की बोरोइंग अल्ट्रा वायरस मानी जा रही थी, बट जैसे ही विनीत रिप्लेस हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया संजय की जगह, विनीत की बोरोइंग मानी जाएगी इंट्रा वायरस। इट मीन्स कंपनी ने जो बोरो किया है वो इंट्रा वायरस माना जाएगा, और इंट्रा वायरस है तो कंपनी को पैसा रीपे करना ही पड़ेगा। अभी क्लियर हुआ है? क्या ये क्लियर है अभी सभी को? क्या ये डन है? यस, विनीत को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे, अभी तक तो नहीं मिल रहे थे, बट बिकॉज उसकी जगह सब्सटीट्यूट हो गई है यहाँ पर, तो अब विनीत को पैसे मिलेंगे, उसकी बोरोइंग्स इंट्रा वायरस हो जाएगी, अल्ट्रा वायरस नहीं मानी जाएगी। दिस इज द एग्जैक्ट लॉजिक हियर, ठीक है। देखो, अभी इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, इंट्रा वायरस बोरोइंग बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। बेटा यहाँ पर आपने बोरोइंग तो लिमिट के अंदर करी है, पर डायरेक्टर अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर क्या कर रहा है, अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर बोरो कर रहा है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। तो लेट्स अज्यूम मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग आप 1000 करोड़ बोरो कर सकते हो। डायरेक्टर के पास जो पावर है वो बोरो करने की कितनी है, 500 करोड़। बट डायरेक्टर ने एक्चुअल में कितना बोरो करा है यहाँ पर, 700 करोड़। कहना ही सही है, बोरोइंग तो इंट्रा वायरस है, मेमोरेंडम के अंदर ही है। अनुष्का बेटा, मैंने सारे पॉइंट्स को 2 बार एक्सप्लेन किया है, आई वुड रिक्वेस्ट यू आप बैक जाओ और एक बार फिर से सुन लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की लिमिट है 1000 करोड़ की, राइट। डायरेक्टर के पास है 500 करोड़ तक का वो बोरो कर सकते, बट डायरेक्टर्स ने अपनी लिमिट से बाहर जाके बोरो कर दिया, दैट इज 700 करोड़। तो ये बोरोइंग इंट्रा वायरस है, बट इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ डायरेक्टर्स अथॉरिटी, डायरेक्टर के पावर के बाहर है। इससे क्या बोला जाएगा, अगर डायरेक्टर कभी ऐसा बोरो करते हैं जो कि उनकी अथॉरिटी के बाहर है बट विद इन द कंपनी है, उस बोरोइंग को हम इंट्रा वायरस बोरोइंग बोलेंगे। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो, विच इज अल्ट्रा वायरस टू डायरेक्टर्स बट कंपनी के लिए इंट्रा वायरस है। और क्योंकि कंपनी के लिए इंट्रा वायरस है, क्या कंपनी लाइबल होगी क्या? मेरा इतना सा क्वेश्चन है, क्या कंपनी ने किसी से 700 करोड़ रुपीस बोरो किए हैं, ठीक है, तो क्या कंपनी को रीपे करने पड़ेंगे क्या? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि कंपनी ने क्या किया है, अनुष्का से बोरो कर दिया है 700 करोड़ रुपीस, तो क्या कंपनी को रीपे करना पड़ेगा 700 करोड़ रुपीस, या रीपे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कंपनी के तो इंट्रा वायरस था पर डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर था। व्हाट डू यू थिंक, कंपनी को रीपे करना पड़ेगा या रीपे नहीं करना है? कंपनी को रीपे करना पड़ेगा बच्चा लोग, समझो। सिंपल वर्ड्स में, डायरेक्टर की अथॉरिटी के बाहर है बट कंपनी की अथॉरिटी के तो अंदर है ना, कंपनी के पास तो पावर है ना इतना बोरो करने की। इन दैट केस कंपनी को यहाँ पर पैसा रीपे करना पड़ेगा, कंपनी लाइबल होगी रीपेमेंट करने के लिए। कितना, 700 करोड़ पूरा का पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। बात की गहराई को समझो, यहाँ पर कंपनी कब मना कर सकती है, जब कंपनी की अथॉरिटी के बाहर हो। कंपनी मना कर सकती नहीं, नहीं मैं पैसा नहीं दूंगी, ये अल्ट्रा वायरस है। कब कंपनी ऐसा मना करेगी, व्हेन इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ अथॉरिटी, व्हेन इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनी। पर यहाँ पर तो 700 करोड़ कंपनी की अथॉरिटी के अंदर है, कंपनी क्यों मना करेगी, कंपनी मना नहीं कर सकती, कंपनी विल बी लाइबल फॉर द रीपेमेंट, ठीक है। क्या ये क्लियर है? ये एक्ट ना बाद में रेटिफाई हो सकता है, मतलब बाद में डायरेक्टर्स इस एक्ट को अप्रूव करवा सकते हैं पीयूष, ठीक है। अच्छा, कंपनी लाइबल होगी पेमेंट करने के लिए अगर लेंडर ने गुड फेथ में काम किया है
और ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंपनी ने रेक्टिफाई करवा दिया, जिस पॉइंट को अभी अभी मैंने मेंशन किया है। अभी डायरेक्टर को समझ तो आ गया कि हमने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके बोरो कर दिया, तो डायरेक्टर क्या कराएंगे, उसे जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे और अपने एक्ट को रेक्टिफाई करवा देंगे, मतलब अप्रूव करवा लेंगे, रेक्टिफाई करा देंगे शेयर होल्डर्स से। क्या किसी को लॉजिक समझ आया कि क्यों शेयर होल्डर से रेक्टिफाई कराएंगे? याद करना है सेक्शन 179, सेक्शन 180। सेक्शन 179 में डायरेक्टर्स बोरो कर सकते अप टू अ लिमिट, ठीक है। सेक्शन नंबर 180 में था अगर लिमिट से ज़्यादा बोरो करना चाहते हो तो शेयर होल्डर की अप्रूवल ले लो। यहाँ पर डायरेक्टर ने अपनी लिमिट से ज़्यादा बोरो कर लिया है तो क्या कंपनी को पैसा देना पड़ेगा? कंपनी को रीपे करना पड़ेगा अगर गुड फेथ में लेंडर ने पैसा दिया, एंड सेकेंडली यहाँ पर आपने ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करा दिया, अप्रूव करवा दिया। कंपनी लाइबल होगी अगर मनी यूज हुआ है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी। ये चारों पॉइंट है हमारे। आपकी बोरिंग तो इंट्रावायरस थी बट वो एजेंट की अथॉरिटी से बाहर थी, विच इज डायरेक्टर्स की अथॉरिटी के बाहर थी। वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। संजय एंड बानी कौर, एकदम परफेक्ट आंसर। सब्रोगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया मैंने 2 बार। मैम पता कैसे चलेगा कि विनीत का पैसा यूज हुआ है? बेटा कंपनी में पता चल जाता है ये चीज, और केस लॉ दिया जाएगा तो उसमें आपको मेंशन करा जाएगा, है ना, सो डू नॉट वरी। खुशी राठौर, अगर उन्होंने असेट परचेज कर ली देन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ इंजंक्शन, यही मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया। गौरव तो 100 करोड़ तक का जो भी होगा ना वो सभी कंपनी उसे रीपे कर देगी, ठीक है। अगर विनीत अल्ट्रा वायरस ही होता तो नहीं, तो उसे रीपे नहीं करना पड़ता अवंती। मैम अगर कंपनी बोरो कर रही है बैंक से और डिबेंचर्स इशू कर रही है बदले में, तो वो डिबेंचर कहलाएगा ना, लोन नहीं। चांदनी क्या क्वेश्चन है आपका? कंपनी अगर बैंक से बोरो कर रही है, ठीक है, बैंक से उसने पैसे बोरो किया तो वो लोन कहलाएगा। अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है जनरल पब्लिक को, ठीक है, तो वो डेट कहलाएगा। एम आई वेरी क्लियर टिल दिस पॉइंट? एकदम परफेक्ट है, ठीक है, डन है। 16 एडिट्स आप पढ़ने में ध्यान दे दो बेटा। चलो कुछ केस लॉस देखते हैं, बहुत प्यारी प्यारी से केस लॉस से मजा आएगा, और उसके बाद जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वी विल रिवाइज इट, ताकि आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। द फर्स्ट केस लॉ इज if the borrowing by the directors is ultra virus their powers, the directors may in certain circumstances be personally liable for the damages to the lender on the ground of the implied warranty given by them that they have powers to borrow। क्या कोई मुझे इस केस लॉ को समझा सकता है क्या बोला ये केस लॉ? इन इफ इन एनी केस ये जो बोरोइंग है वो डायरेक्टर्स ने बोरो किए, दैट इज अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके बोरो किया है, तो उस केसेस में कुछ ऐसे केसेस है जब डायरेक्टर्स वुड बी पर्सनली लायबल, आप डायरेक्टर्स को पर्सनली लायबल मानोगे और डैमेजेस उन्हें इनकर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था हमारे पास अथॉरिटी, एक्चुअली में उनके पास अथॉरिटी थी नहीं, दे हैव मिस रिप्रेजेंटेड देयर अथॉरिटी, उन्होंने मिस रिप्रेजेंट किया है उनकी अथॉरिटी को, एंड बिकॉज दे हैव मिस represented their authority, इस केस में डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल हो सकते हैं। एंड दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ Fairbanks Executors वर्सेस Humphreys। नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ द केस लॉ, ठीक है, कंक्लूजन पता होना चाहिए, ठीक है, डन। सेकंड क्या बोला गया है? Sometimes it happens that a power to borrow exists but it is restricted to a stated amount। ध्यान से सुनना वाला, कभी कभी ये होता है पावर तो बोरो तो है बट एक restricted amount तक है। In such a case, if by a single transaction an amount in excess is borrowed, only the excess would be ultra virus and not the whole transaction। क्या बोला है? तो मानो कंपनी के पास अथॉरिटी है, कंपनी 300 करोड़ तक क्या कर सकती है? बोरो कर सकती है, बट एक्चुअली में कंपनी ने कितना बोरो कर दिया है? एक्चुअली में एक ही साथ कंपनी ने 500 करोड़ बोरो किया है। तो यहाँ पर बोला गया जो एक्सेस अमाउंट है, तो एक्सेस बोरोइंग है वो ही क्या मानी जाएगी? ये एक्सेस बोरोइंग मानी जाएगी आपकी अल्ट्रा वायरस। कितनी एक्सेस बोरोइंग थी यहाँ पे दीदी? 200 करोड़ की थी,
परफेक्ट. सो दिस 200 crores विल बी अल्ट्रा वायरस. जो एक्सेस अमाउंट है वही अल्ट्रा वायरस माना जाएगा. क्या ये क्लियर हुआ है? परफेक्ट प्रियांशी. यस खुशी राठौर. परफेक्ट संजय. ऑसम. थर्ड क्या बोलता है? Where the managing agent of the company who is not authorized to borrow, ऐसा पर्सन जो बोरो करने के लिए ऑथोराइज था ही नहीं, he has borrowed the money which is not necessary, neither bona fide, bona fide नहीं था, it means सही इरादा नहीं था, उसका इंटेंशन गुड फेथ नहीं था, मालाफाइड इंटेंशन था यहाँ पर, और ना ही उसने कंपनी के बेनिफिट के लिए बोरो किया है. एक ऐसा मैनेजिंग एजेंट कंपनी का जिसने बोरो कर दिया अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके, कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं, कंपनी के बोनाफाइड इंटरेस्ट में नहीं, तो उस केस में कंपनी क्यों लाइबल होगी? यहाँ पर कंपनी लाइबल नहीं होगी, वो मैनेजिंग एजेंट ही लाइबल होगा. क्या ये तीनों के तीनों केस क्लियर हुए हैं? क्या किसी तरह का कोई भी डाउट, दिक्कत, परेशानी? बता दो जरा, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? ओके, तो लेट्स रिवाइज जो भी हमने देखा था अभी तक. ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दूंगी. सब्रोगेशन, जिसको भी डाउट है मैं फिर से समझा दूंगी. ठीक है. अच्छा, पहले केस लॉ में इतना सा ही बोला है बेटा, अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर से बाहर जाकर बोरो करता है तो उस केस में डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी मिस रिप्रेजेंट करी. फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्टर हूँ, ठीक है, मेरी अथॉरिटी में 200 crores तक का बोरो कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कितना बोरो कर दिया? 500 crores का बोरो कर दिया. इन दिस केस लेंडर मुझ पे पर्सनली केस फाइल कर सकता है. यहाँ पर मैं पर्सनली लाइबल होंगी बिकॉज आई हैव मिस रिप्रेजेंटेड माई अथॉरिटी. मैंने बोला हाँ हाँ मेरे पास पावर है 500 crores तक की, बट एक्चुअल में पावर्स थी नहीं, मैंने अपनी अथॉरिटी को मिस रिप्रेजेंट किया, एंड बिकॉज मैंने अपनी अथॉरिटी को यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट किया है तो मैं पर्सनली लाइबल होंगी. डायरेक्टर पे डायरेक्ट केस हो सकता है. ओके. सेकेंड केस क्या बोलता है? अगर कंपनी ने अल्ट्रा वायरस बोरोइंग करी है, एक्सेस अमाउंट जो भी है, सिर्फ और सिर्फ वो एक्सेस अमाउंट ही अल्ट्रा वायरस होगा. फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास पावर है 300 crores का बोरो करने की, बट कंपनी ने 500 crores बोरो कर दिया, तो ये जो एक्सेस 200 crore है यही अल्ट्रा वायरस माना जाएगा. थर्ड पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पर? मानो कंपनी की एक डायरेक्टर है अंशुमेश, ठीक है, कंपनी का डायरेक्टर है अंशुमेश, उसके पास पावर नहीं थी बोरो करने की, लेकिन फिर भी अंशुमेश ने बोरो कर दिया, बोनाफाइड इंटरेस्ट में भी नहीं किया, विच मीन्स गुड फेथ में भी नहीं किया, कंपनी के बेनिफिट के लिए भी बोरो नहीं किया, तो कंपनी लाइबल होगी क्या? तुम खुद सोचो, कंपनी क्यों लाइबल होगी? कंपनी विल नॉट बी लाइबल और अंशुमेश पर्सनली लाइबल होगा. सिंपल है. यस अनुष्का. सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन लिखना है, केस लॉ का नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. जहाँ पर इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द नेम ऑफ केस लॉज, आई एम हियर, आई एम गोइंग टू टेल यू कि बेटा इस केस लॉ को आप याद कर लेना. ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले. मैम अगर विनीत ने कंपनी को 10 लाख दिए और कंपनी ने सिर्फ 5 लाख यूज किए तो इंट्रा वायरस बोरोइंग के लिए तो फिर विनीत के पूरे 10 लाख इंट्रा वायरस में आएंगे. या आयुषी आप सबरोगेशन के इंटरेस्ट में पूछ रहे हो या नॉर्मली पूछ रहे हो? सी, अगर 10 लाख रुपीज यहाँ पर विनीत ने कंपनी को दिए हैं और अगर वो उसकी अथॉरिटी के बाहर है, राइट, तो पूरे के पूरे 10 लाख की अल्ट्रा वायरस आएंगे. विनीत को पता चल जाता है तो कोर्ट से वो इंजंक्शन ऑर्डर लेकर आएगा और कंपनी वो पैसा यूज नहीं कर सकती. तो लेट्स रिवाइज जो भी अभी तक पढ़ा है सो दैट यू गाइज विल हैव अ क्लैरिटी. देखो मेन पार्ट, मेजर पार्ट तो चैप्टर का अब स्टार्ट होगा. ठीक है, अभी तक तो नॉर्मली था सारा. डेट हमने स्टार्ट किया, डेट वर्सेस लोन, व्हाट इज द डिफरेंस. जनरली लोग सेम यूज करते हैं, पर डेट मतलब क्या है? व्हेन द कंपनी रेजेस द मनी थ्रू द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स और लोन्स. लोन मतलब क्या है? जब आपने बोरो किया है फ्रॉम अ बैंक और एनी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. ये डेट और लोन में डिफरेंस था. सेकेंड हमने देखा पावर्स टू बोरो. फटाफट मेरे साथ बोलना है, रिवाइज करना है. सेक्शन 179, सेक्शन 180. सेक्शन 179 में यहाँ पर डायरेक्टर्स के पास बोरो करने की पावर है, अप टू अ लिमिट कर सकते हैं. सेक्शन 180 बोलता है लिमिट से ज्यादा बोरो करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप कर सकते हो. थर्ड हमने देखा अल्ट्रा वायरस बोरोइंग. अल्ट्रा वायरस बोरोइंग
बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द कंपनी, कंपनी अपनी लिमिट से ज़्यादा बोरो करती है तो दैट इज अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस बोरोइंग कैसी होती है रे बाबा? शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होती है। डोंट यू थिंक लेंडर के साथ गलत हुआ? लेंडर ने तो अपना पैसा दे दिया, वॉइड एब इनिशियो उसके पैसे का क्या? तो उस केस में वी हैव सम रेमेडीज टू द लेंडर। द फर्स्ट रेमेडी हियर इज इंजंक्शन एंड रिकवरी। इंजंक्शन और रिकवरी क्या बोलता है? आपको पता चल गया ये अल्ट्रा वायरस बोरोइंग है, यू विल गो टू कोर्ट, कोर्ट से आप एक इंजंक्शन ऑर्डर लेकर जाओगे। अगर कंपनी ने आपके पैसे से प्रॉपर्टी यहाँ पर खरीदी है तो इंजंक्शन ऑर्डर लेके आओगे, कंपनी उस प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकती है एंड यू विल रिकवर योर बोरोड मनी फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है तो इंजंक्शन ऑर्डर लेकर आओगे कि कंपनी अब इस पैसे को यूज़ नहीं कर सकती है, इस तरह से। सेकेंडली यू कैन स्यू अगेंस्ट द डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल माने जाएंगे, डायरेक्टर्स विल बी केपेबल फॉर डैमेजेस, उन्हें देना ही पड़ेगा। एंड थर्ड हमने देखा सब्रोगेशन। अभी जिस भी बच्चों को डाउट था सब्रोगेशन में, हम एक बार और क्लियर कर लेते हैं। सब्रोगेशन में क्या हो रहा है? कंपनी ने एक तरफ से अल्ट्रा वायरस पैसे लिए, अल्ट्रा वायरस बोरोइंग क्यों लिए यहाँ पर कंपनी ने? उसका कोई इंट्रा वायरस बोरोइंग होगा उसे रीपे करने के लिए। इफ द कंपनी हैज टेकन अल्ट्रा वायरस बोरोइंग टू रीपे द इंट्रा वायरस बोरोइंग, तो ये जो लेंडर है उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? बिकॉज वी आर हियर सीइंग द रेमेडीज टू द लेंडर, इस लेंडर को बेनिफिट मिलेगा, ये इस क्रेडिटर की जगह आ जाएगा। इसकी पोजीशन क्या होगी? इस क्रेडिटर की जगह होगी जिसको आपने पे ऑफ कर दिया है। अच्छा, इफ यू गाइज आर क्वेश्चनिंग अबाउट द अमाउंट कि मैम अमाउंट का क्या होगा यहाँ पर, तो समझो चीज को। सबसे पहला, क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस बोरोइंग था, कंपनी ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर बोरो किया है। उसकी अथॉरिटी कितनी थी यहाँ पे? 100 करोड़, बट कंपनी ने 300 करोड़ बोरो यहाँ पर कर दिया। विनीत ने तो अपना पैसा दिया ना, एंड उस पैसे से रीपेमेंट हो गया है संजय का। सो विनीत की पोजीशन आ जाएगी संजय की जगह और विनीत एकदम नॉर्मल बोरोवर की तरह ट्रीट किया जाएगा। विनीत को यहाँ पर पैसा देना ही पड़ेगा। मैम 100 करोड़ या 300 करोड़? पूरा का पूरा 300 करोड़, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि जो भी बोरोइंग कंपनी ने करी है वो कैसी बोरोइंग है? इंट्रा वायरस बोरोइंग है, एंड उसे फुल रीपेमेंट हो जाएगा। ये जो लेंडर है उसे पूरा का पूरा रीपेमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर कंपनी उसे यूज करती है तो ये विनीत के साथ इनजस्टिस होगा, एंड दैट इज वाई कंपनी को पूरा का पूरा पैसा रीपे करना पड़ेगा। दीज आर नथिंग बट द रेमेडीज टू द लेंडर। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था अगर आपकी बोरोइंग इंट्रा वायरस है बट यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी के बाहर जाकर बोरो किया है, कुछ भी नहीं होगा। इंट्रा वायरस है, लिमिट के अंदर है, डायरेक्टर्स अपनी अथॉरिटी के बाहर गए हैं, इस केस में कंपनी विल बी लायबल, कंपनी उन्हें पैसा पे करने वाली। द थिंग शुड बी गुड फेथ में आपने बोरो किया है, कंपनी के बेनिफिट के लिए बोरो किया है, कंपनी यहाँ पर लायबल मानी जाएगी। आफ्टरवर्ड्स हमने 3 केस लॉ पढ़े थे। फर्स्ट केस लॉ जिसमें डायरेक्टर्स ने अपनी अथॉरिटी मिस रिप्रेजेंट कर दी थी, राइट, और फिर पैसा ले रहा है, ये तो गलत बात है ना। इन दैट केस डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। सेकेंड केस हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा, अगर कोई एक्सेस अमाउंट है तो वो एक्सेस अमाउंट अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। थर्ड, मैनेजिंग डायरेक्टर के पास अथॉरिटी नहीं है, उसने पैसा बोरो करा कंपनी के बेनिफिट के लिए नहीं, गुड फेथ में नहीं, तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। आई होप आप मेरे साथ बोले हो ये सारी चीजें, ठीक है, एंड आई होप दिस इज नाउ क्रिस्टल क्लियर। अब आते हैं मेन पार्ट पे, ठीक है। अभी तो ये छोटा छोटा रिविजन ही चल रहा है अभी तक भी। टाइप्स ऑफ बोरोइंग जो बचपन में पढ़ा करते थे, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इससे पढ़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या, जो मोर देन 5 ईयर्स के लिए आपने बोरो किया है, ये क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा। दीदी शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या, अगर आपने 1 साल तक के लिए बोरो किया है अप टू 1 ईयर, वो हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग। मीडियम टर्म बोरोइंग मतलब क्या है? मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स। अनसिक्योर्ड बोरोइंग क्या है, कंपनी ने बोरो किया कहीं से पर अपनी कोई सिक्योरिटी रखी ही नहीं, वो बोरोइंग कैसी हो गई? अनसिक्योर्ड बोरोइंग हो गई है। चार्ज क्रिएट नहीं हुआ, नो चार्ज ऑन असेट, कोई भी असेट नहीं दिया एज अ सिक्योरिटी। सिक्योर्ड बोरोइंग मतलब क्या है? आपने अपना कोई असेट दे दिया एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। हाँ, कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ये बस कुछ कुछ टॉपिक्स बीच में इजी कर दिए जाते हैं। अब आता है मेन टॉपिक एंड द मेन चैप्टर, अब आएगा मजा। स्टार्ट करें।
कि आखिरकार ये डिबेंचर्स होते क्या है। हमने शेयर एंड शेयर कैपिटल में भी अबाउट डिबेंचर्स पढ़ा था, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब क्या। सो आई वांट आपका दिल और आपका दिमाग दोनों ही सिर्फ और सिर्फ इधर होना चाहिए, इधर उधर डोलना नहीं है हमें। योर दिल दिमाग शुड बी हियर ओनली, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज सेक्शन क्या है, फटाफट अपनी सेक्शन लिस्ट में लिखो। सेक्शन 2 क्लॉज 30 किसके बारे में बात करता है, डिबेंचर्स के बारे में। व्हाट इज डिबेंचर्स एक्चुअली। डिबेंचर मतलब होता है डिबेंचर स्टॉक या कोई भी बॉन्ड या कोई भी तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी जो क्या एविडेंस कर रहा है कंपनी ने कहीं से डेट लिया है। सो डिबेंचर्स मीन्स नथिंग, कोई भी स्टॉक, कोई भी बॉन्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एविडेंस कर रहा है, विच मीन्स विच इज गिविंग अ प्रूफ दैट कंपनी ने कहीं से पैसा लिया है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। चाहे कंपनी के एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हो, चाहे चार्ज क्रिएट ना हो, इट मीन्स इट कैन बी सिक्योर्ड, इट कैन बी अनसिक्योर्ड, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, साफ साफ बोल दिया, लेकिन ध्यान रखना ये दो चीजें डिबेंचर में नहीं आएगी। कौन सी चीजें नहीं आएगी, प्रोवाइडेड दैट जो भी इंस्ट्रूमेंट चैप्टर 3D में है ऑफ RBI एक्ट वो डिबेंचर्स में नहीं आएगा, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं विथ RBI जो कंपनी इशू करेगी वो भी डिबेंचर्स पे नहीं आएगा। कैसे याद करोगे, आई एम हियर, तो उसकी टेंशन लेना ही नहीं अपने को। डिबेंचर्स मतलब क्या, 2 क्लॉज 30 बताते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स मतलब कोई भी स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो क्या एविडेंस कर रहा है कंपनी के ऊपर, एविडेंस कर रहा है एक डेट, वेदर चाहे एसेट्स पे चार्ज क्रिएट हो चाहे एसेट्स पे चार्ज क्रिएट ना हो, लेकिन ये दो चीजें डिबेंचर्स नहीं मानी जाएगी। क्या, चैप्टर 3D के अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स RBI ने बताए हैं या वो इंस्ट्रूमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं। सिंपल है ना। अच्छा, हमेशा जब भी डेफिनेशन आता है व्हाट यू कैन डू इज आप ऐसे ना चार्ट फॉर्म में इसे कंप्लीट कर सकते हो। सेक्शन 2 क्लॉज 3 क्या बताता है, डिबेंचर्स मतलब डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड और अदर इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रहे हैं, एविडेंसिंग अ डेट। वेदर चाहे constituting charge on assets or not, charge on assets or not। बट क्या इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होगा, बट नॉट इंक्लूड, साफ साफ बता दो क्या इंक्लूड नहीं होगा बच्चा लोग। इंस्ट्रूमेंट्स जो कहाँ रेफर्ड है, चैप्टर 3D में, ऑफ RBI एक्ट। और एक और हमने क्या देखा था, इंस्ट्रूमेंट जो कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सिंपल, बात खत्म। ये क्या हो गया, हमारा डिबेंचर्स हो गया। क्या समझ आया तरीका। एंड दिस इज द वे आप आपके नोट्स में भी लिख सकते हो। कभी कोई टॉपिक जब हमें बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज बस ऐसे ही चार्ट बनाना है। एंड दैट इज द रीजन मैं अपने PPT नोट्स को आपको चार्ट फॉर्म में ही प्रेजेंट करती हूँ, तो दैट आपको एक आइडिया लगेगा। वरना ऐसे पैराग्राफ पैराग्राफ कितना बोरिंग हो जाता है ना पढ़ने में। एंड दैट्स वाई आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बना रहना चाहिए। ओके, डिबेंचर्स क्लियर हो गया। 2 क्लॉज 30 डिबेंचर्स मतलब क्या, डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज एविडेंसिंग अ डेट, चाहे कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ अ कंपनी और नॉट। क्या नहीं आएगा, चैप्टर 3D के इंस्ट्रूमेंट जो RBI एक्ट में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी इंस्ट्रूमेंट बताए। सिंपल सिंपल है। अभी देखो डिफरेंस क्या है बिटवीन द डिबेंचर्स एंड बिटवीन द बॉन्ड्स। बहुत ही इजी से डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हम समझ लेते हैं कि आखिरकार ये होता क्या है। क्या होता है डिबेंचर्स, क्या होता है यहाँ पर बॉन्ड्स। डिबेंचर्स तो हमें पता चल गया है, जब भी कंपनी को पैसा चाहिए होता है, कंपनी पैसा रेज करेगी एंड इन एक्सचेंज वो डिबेंचर्स यहाँ पर इशू करती। तो डिबेंचर्स डेट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कंपनीज इशू करती हैं फॉर रेजिंग द कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। कैपिटल मतलब पैसा, इन्वेस्टर्स से पैसे लेने के लिए यहाँ पर डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं।
बॉन्ड्स को कौन इशू करता है? तो बॉन्ड्स को लार्ज बड़ी बड़ी कंपनीज कॉरपोरेशंस इशू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इशू करते हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज भी इशू करती है। तो वी कैन ब्रॉडली सी के बॉन्ड्स का जो स्कोप है वो थोड़ा लार्जर है, कॉरपोरेशंस भी इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी और गवर्नमेंट एजेंसीज भी। डिबेंचर्स कैसे हो सकते हैं? सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी, डिबेंचर्स की डेफिनेशन में ही पढ़कर आए। लेकिन बॉन्ड्स हमेशा कैसे रहेंगे? बॉन्ड हमेशा सिक्योर्ड रहते हैं यहाँ पर। इट मीन्स यहाँ पर जिसने भी आपसे पैसे लिया है इन एक्सचेंज वो आपको एक असेट देगा एज अ सिक्योरिटी। तो हमारे बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं एंड जनरली गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होती है ना वही बॉन्ड्स इशू करती है। प्रैक्टिकली अगर देखो, डिबेंचर जिसने लिए उसको क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर। और बॉन्ड्स जिसने लिए उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड होल्डर बोला जाएगा। एकदम बच्चों जैसा डिफरेंस था ये। नेक्स्ट है कोलेटरल से रिलेटेड। डिबेंचर्स जरूरी नहीं सिक्योर्ड हो, क्योंकि हमारे डिबेंचर्स कैसे हो सकते हैं? सिक्योर्ड भी और अनसिक्योर्ड भी। लेकिन बॉन्ड्स हमेशा सिक्योर्ड रहेंगे। और किससे सिक्योर्ड रहते हैं? कोलेटरल एसेट या फिजिकल एसेट्स जो भी आपकी कंपनी यहाँ पर इशू करेगी। डिबेंचर्स टॉकिंग अबाउट द टेन्योर, डिबेंचर्स का टेन्योर होता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इनका टेन्योर रहता है। और बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स कैसे रहते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहते हैं। इट मीन्स कैन आई से मोर देन 5 years वाला इनका इन्वेस्टमेंट नेचर रहता है, इसलिए उनका टेन्योर भी हायर रहेगा। कन्वर्टिबिलिटी, क्या आपके डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं? वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स आफ्टरवर्ड्स। यस, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सकते हैं। कंपनी चाहे तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर सकती है जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स भी इशू कर सकते हैं। तो आपकी कंपनी में जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट हो सकते हैं, बट बॉन्ड्स कभी भी कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू शेयर्स। बॉन्ड्स कैन नेवर एवर बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें जाए, अभी डिबेंचर होल्डर्स को भी इंटरेस्ट मिलता है और बॉन्ड होल्डर को भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्या लगता है किससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता होगा? व्हाट डू यू थिंक? किससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता होगा? कि रिस्की क्या है जाना? डिबेंचर्स रिस्की है, क्योंकि दीदी यहाँ पे सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड भी हो सकता है। बॉन्ड्स तो एकदम कम रिस्की है, अगर पैसा नहीं पे किया तो हमारे पास सिक्योरिटी है, एंड कम रिस्की है, इसीलिए इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली लोअर होता है। कंपेयर टू डिबेंचर्स उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होता है एंड डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है देन बेंड्स ये बॉन्ड्स। यहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी समझ गया। लिक्विडेशन की बात करी जाती है, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी तो पहले किसको पैसा दी किया जाता है? डिबेंचर होल्डर्स आर पेड आफ्टर द बॉन्ड होल्डर्स। इट मीन्स पहले बॉन्ड होल्डर को पैसा पे किया जाएगा, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को पैसा पे किया जाएगा। और ऑब्वियसली लिक्विडेशन में बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है ओवर द डिबेंचर होल्डर्स। पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, कैसे? पीरियोडिकल बेसिस पे मिल सकता है। ऑल्सो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि कंपनी कैसे पेमेंट करना चाहती है डिबेंचर्स का। इन द केस ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे इंटरेस्ट जो मिलता है अक्रूवल बेसिस पे मिलता है। इशूइंग कंपनी आपको मंथली पैसा दे सकती है, हाफ ईयरली, ईयरली बेसिस पे दे सकती है, और ये कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड यहाँ पर नहीं करता है। एंड दैट वॉज ऑल अबाउट आर डिफरेंसेज। ऑब्वियसली कभी अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर यू विल बी आस्क्ड अबाउट द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स डिफरेंस। अच्छा, कितने कम से कम आपको 5 to 6 पॉइंट्स यहाँ पर ध्यान रखने जो कि नॉर्मली हो सकते हैं। सबसे पहले हम डिबेंचर और बॉन्ड्स का नेचर बता देंगे, मीनिंग बता देंगे, ओनर्स को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, सिक्योरिटी कन्वर्टिबल है या फिर कन्वर्टिबल नहीं है, लिक्विडेशन के टाइम पर क्या होता है, ये सारी नॉर्मल सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या ये क्लियर है? अगेन बहुत ही छोटू सा प्यारा सा टॉपिक है आपके सामने, दैट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने तरह के होते हैं? बचपन की 11th-12th जरूर याद आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो डिबेंचर्स को हमने बाइफर्केट किया गया है बाय 4 kinds। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी। तो सबसे पहला है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, मतलब ऐसा डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जो आधा पोर्शन उसका कन्वर्टिबल होगा इक्विटी शेयर्स में और बाकी का पोर्शन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्टिबल नहीं होगा, ओके।
फुल्ली कन्वर्टिबल, पूरा का पूरा डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स में। ऑप्शनली कन्वर्टिबल, इट मींस यू हैव एन ऑप्शन वेदर टू कन्वर्ट योर डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स और नॉट, तुम्हारे पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या है, असेट पे चार्ज क्रिएटेड है, अनसिक्योर्ड मतलब कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है आपकी एसेट पे, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। टेन्योर क्या है आपका, कितने टर्म के लिए आप इशू करोगे, तो दिस इज रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, वैसे तो इररिडीमेबल डिबेंचर्स होते ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिडीमेबल मतलब क्या होता है, रीपेमेंट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कि आपका रीपेमेंट हो जाएगा इतने टाइम के बाद। ठीक है, तो उसे बोलते हैं रिडीमेबल, रीपेमेंट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जनरली कितना टाइम होता है डिबेंचर्स का, 10 ईयर्स का, ये पता होना चाहिए, हमने शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ा है। डिबेंचर्स का रीपेमेंट हो जाता है जनरली 10 ईयर्स में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है तो कितना होता है, 30 ईयर्स। इररिडीमेबल मतलब जिसका रीपेमेंट कब होगा, ओनली जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, और ऐसा इशू करना वैलिड ही नहीं है, कंपनी इशू ही नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, द फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड, द सेकंड वन इज बियरर। रजिस्टर्ड मतलब जिसका नाम रजिस्टर्ड है, डिबेंचर होल्डर कौन है, एंड बियरर मींस हमें पता ही नहीं है यहाँ पर डिबेंचर होल्डर कौन है, जिसको मिला उसका ये हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली इस पर भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बहुत कुछ इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इस पार्ट से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, आपकी नॉलेज के पर्पस से, सो दैट ऐसा नहीं बहुत एडवांस पढ़ते आपको बेसिक का नॉलेज ना हो, यू शुड ऑल्सो नो द बेसिक, यू शुड ऑल्सो नो द एडवांस। एम आई वेरी क्लियर? ठीक है, हाँ जी, अब आया है प्यारा सा टॉपिक विच इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डेट सिक्योरिटीज। क्या लगता है, कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, कंपनी चाहे जैसा डिबेंचर्स इशू कर सकती है, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, पार्टली कन्वर्टिबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, जैसा कहा है वैसा डिबेंचर्स इशू कर सकती है। लेकिन कैसे इशू करेगी, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है, एंड देन ओनली कंपनी कैन इशू द डिबेंचर्स। द फर्स्ट cases, the first condition is company have to hold a general meeting, and in general meeting it should be approved by the special resolution, special resolution से अप्रूव कराना है। अच्छा, जरा ये जो जितने भी नादान परिंदे बैठे हैं, लेट मी नो, क्या डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है क्या? क्या ये जो डिबेंचर होल्डर्स है वोट कर सकते हैं क्या? क्या कहता है तुम्हारा दिमाग? हाँ जी, क्या कहता है, ये डिबेंचर होल्डर्स वोट तो कर सकते होंगे ना? नहीं कर सकते पक्का? कोई है महान इंसान जो बोलते दीदी कर सकते हैं? परफेक्ट परफेक्ट। डिबेंचर्स होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती है, उन्होंने तो सिर्फ पैसा दिया है, दिया द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो कोई भी कंपनी ऐसे डिबेंचर्स इशू ही नहीं कर सकती जिसके पास वोटिंग राइट्स हो, बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स में कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होती है। सिक्योर डिबेंचर्स बिल्कुल इशू हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशंस का आपको ध्यान रखना रहेगा। ये जो डिबेंचर्स रहने वाले हैं वो रिडीमेबल होंगे, और कितने साल में आपको उसका रीपेमेंट करना है, 10 ईयर्स में करना है। अभी से जब से इशू किए बाद से 10 ईयर्स के अंदर मेक श्योर कि आपको सारे डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करना है। तो मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है, 10 साल हो सकता है। अच्छा, क्या 10 ईयर्स से ज़्यादा के लिए इशू कर सकते हो क्या? कर सकते हो, पर मैक्सिमम 30 ईयर्स। ये कब होगा, अगर आपकी कंपनी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। वी ऑल नो यार, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में टाइम लगता है, उनके प्रोजेक्ट्स ही बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो 10 साल से ज़्यादा ही टाइम लगता है। इफ़ इन केस आपकी कंपनी इनमें से कोई भी है, दैन वो डिबेंचर्स इशू कर सकती है मोर देन 10 ईयर्स, बट मैक्सिमम 30 ईयर्स के लिए। कौन सी कंपनीज है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसी कंपनीज जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड है,
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज, या ऐसी कंपनीज जो किसने परमिट किए, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनको क्या बेनिफिट है, आप 10 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर्स इशू करो बट मैक्सिमम 30 ईयर्स। क्या ये क्लियर है? डन है? अच्छा, इस पॉइंट को हम आगे कवर करेंगे, डिबेंचर ट्रस्टी वाला, है ना। क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, सिक्योर डिबेंचर्स है तो आप कंपनी की प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने 5 लाख के डिबेंचर्स इशू किए हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरी प्रॉपर्टी है 6 लाख की, उस पर चार्ज क्रिएट कर दूंगी। दैट इज नथिंग बट दैट इज सिक्योर डिबेंचर्स। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी पर क्रिएट कर सकते हो, सो इट कैन बी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी या मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मूवेबल प्रॉपर्टी पर भी क्रिएट कर सकते हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा समझो, अगर डिबेंचर्स किसने इशू करे हैं, किसी गवर्नमेंट कंपनी ने इशू करे हैं। गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी कंपनी, याद करना तो जरा, गवर्नमेंट कंपनी मतलब कौन सी होती है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, जिसमें 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल या तो सीजी के पास है या एसजी के पास है, या फिर सीजी और एसजी दोनों के पास है। उस गवर्नमेंट कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करे हैं और पूरे के पूरे सिक्योर्ड है। किससे सिक्योर्ड है, गारंटी दी है यार सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है, या दोनों ने मिलकर गारंटी दी है, तो उस केस में किसी भी प्रॉपर्टी पर चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट की गारंटी ही सफिशियंट है। तो इफ इन केस the debentures are issued by a government company and the guarantee is given by either central government or state government or both the government, in this case क्या होगा, हमारा चार्ज क्रिएट करने की जरूरत नहीं आएगी। Am I very clear on this point? आगे बढ़े। ग्रेट, परफेक्ट गाइस, परफेक्ट। सी नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है आपका, ये बात करता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में। अभी ये कौन सा रिजर्व होता है दीदी, अभी तक तो हमने फ्री रिजर्व ही देखा है, बिल्कुल। तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, बिल्कुल करे हैं, तो यार डर लगता है कंपनी रीपेमेंट तो कर पाएगी ना, रीपेमेंट तो करना ही है, एंड इसीलिए कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को अलग रख देती है, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वो अमाउंट क्या होता है, जो आपका फ्री रिजर्व पड़ा है, जो आपका प्रॉफिट पड़ा है, उसमें से कुछ अमाउंट आप अलग रख दोगे और उससे पेमेंट करने वाले हो डिबेंचर होल्डर्स का। इट मीन्स रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में वो काम आएगा। फॉर मोर क्लैरिटी आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड दिस पॉइंट, एक बार पढ़ लो प्लीज, गाइस पढ़ना है, ठीक है। वेल द डिबेंचर्स आर इशूड बाय अ कंपनी, कंपनी शेल क्रिएट अ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कहाँ से बनाएगी ये, प्रॉफिट में से बनाएगी, जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है डिविडेंड पे करने के लिए, और वो उस पैसे को आप कहीं पर भी यूज नहीं करोगे एक्सेप्ट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। क्लियर हुआ है, तो ये प्रॉफिट पड़ा है, प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज आप क्या करोगे, उसका डीआरआर बनाने वाले हो, जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और नाम से ही पता चल रहा है इसे आप कहाँ यूज करने वाले हो, ओनली एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फॉर द पर्पज ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। अच्छा, कंपनी को सारी रेगुलेशन से कंप्लाई करना है डीआरआर के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी हम देखने वाले हैं कि डीआरआई भी क्रिएट करना पड़ता है क्या कंपनी को। अच्छा, आज की कॉर्पोरेट की क्लास नहीं है ये। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहाँ से क्रिएट करोगे, आउट ऑफ द प्रॉफिट जो कि अवेलेबल है फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इसको और आराम से देखो। अच्छा, 10% क्यों पता है आप लोगों को, अब मुझे समझ आया है, कॉर्पोरेट में पढ़ा होगा राइट, तभी तभी। चलो एक बार ये भी देखो, यही सेम बात को रिपीट किया गया। डीआरआर एक फंड होता है विच इज क्रिएटेड बाय कंपनीज जो डिबेंचर्स इशू करती। मेन पर्पस क्या है, सो दैट कंपनी अपना रिस्क को मिनिमाइज कर दे, कंपनी कोई भी डिफॉल्ट ना करे ऑन द पार्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स फॉर अ सेफर साइड। एकदम सेफ खेलती है कंपनी, क्या करेगी, फॉर अ सेफर साइड इट विल क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यहाँ पर। सो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व से हम श्योर हो जाएंगे कि कंपनी पैसा रीपे कर पाएगी टू द डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। मीटिंग ऑब्लिगेशन।
कहाँ से क्रिएट होता है DRR? जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर द डिविडेंड, वहां से आपका DRR क्रिएट होने वाला है। DRR की दो रिक्वायरमेंट है, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से आप DRR क्रिएट करोगे सो दैट आपका कंपनी कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगी। हर साल इन्वेस्टमेंट भी परचेज किए जाते हैं, ये इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। अच्छा एग्जाम्पल दे दूं क्या एक? अच्छा आज ही पढ़ा है, ओके ओके प्रियांशी, तभी तभी याद है, इतना फ्रेश फ्रेश पढ़ाया था। नेक्स्ट देखो, क्रिएशन ऑफ DRR अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इट्स एडिक्वेसी। कौन सी कंपनी को DRR बनाना है? क्या सारी कंपनीज को बनाना है या कुछ कंपनी को ही DRR बनाना है? तो हम लोग देखने वाले, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो डिबेंचर्स इशू होते हैं वो पब्लिक ऑफर से होंगे या प्राइवेटली प्लेसमेंट से भी आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो? एंड इसके लिए आई विल इंसिस्ट यू, रिकॉल करो, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट देखा था, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को हम सिक्योरिटीज इशू करते हैं, इट कैन बी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो क्या डिबेंचर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट से कंपनी इशू कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, येस। तो डिबेंचर्स दो तरह से इशू हो सकते हैं, द फर्स्ट वन इज प्राइवेट प्लेसमेंट, द सेकंड वन इज आप पब्लिक ऑफर कर सकते हो, जहाँ पर आप चीख चीख के सभी पब्लिक को बता दोगे। सो टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो RBI रेगुलेट करता है, उन कंपनीज को DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेदर यू आर इशूइंग डिबेंचर्स फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट और फ्रॉम पब्लिक ऑफर, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट DRR। तो DRR नहीं बनाना। बाकी भी कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या NBFCs हैं विच इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, उन्हें भी DRR नहीं बनाना, नील नील है आपके लिए भी। अच्छा आप लिस्टेड कंपनीज हो या फिर NBFC हो जो कि लिस्टेड हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो जो कि लिस्टेड हो, आपको भी DRR यहाँ पर नहीं बनाना। तो DRR बनाना किसको है? अगर अनलिस्टेड कंपनीज हैं, अनलिस्टेड कंपनीज हो, किसको छोड़ के? अदर देन NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मीन्स अगर आपकी अनलिस्टेड NBFC उसको भी नहीं बनाना, अनलिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उसको भी नहीं बनाना। उसके अलावा अगर कोई अनलिस्टेड कंपनीज है उसे DRR क्रिएट करना है। क्वेश्चन आता है कितना? तो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, जितने आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उसका 10% आपको क्या क्रिएट करना है? यहाँ पर 10% DRR क्रिएट करना है, वेदर यू आर इशूइंग द डिबेंचर्स फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट और फ्रॉम पब्लिक ऑफर। ठीक है सौरभ गुप्ता, ये आपको बनाना है बेटा, ठीक है। लेक्चर में साथ साथ हम सेक्शन की लिस्ट बनाते हैं, सो यू आर नॉट अलोन। मेरे बहुत सारे नादान परिंदे सेक्शन की लिस्ट बना रहे हैं साथ साथ, जैसे जैसे मैं सेक्शंस बताती जाती हूँ वो कॉपी साथ में लेकर बैठते और सेक्शन की लिस्ट बनाते। बना रहे हो ना? मेरा बस चलता तो एक एक के घर पर आके ना चेक करती कि सेक्शन की लिस्ट बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। अच्छा जरा बताओ बना रहे हो या नहीं बना रहे हो? यस और नो में आंसर करो कि दीदी बना रहे हैं हम सेक्शन की लिस्ट। और नो वाले बच्चे फिर तो क्या ही बोलूं, पहले लेक्चर से चीख चीख के बोल रही हूँ दैट वी आर गोइंग टू डू दैट, हम एक सेक्शन की लिस्ट बनाएंगे, है ना? कौन कौन बना रहा है? ओहो ओहो, देखा इतने सारे यस आए हैं, अरे वाह वाह, ग्लैड टू नो दैट। प्रियांशी तो रेडी, मैम आ जाओ घर पे। अरे वाह वाह ग्रेट, यस बच्चा बस यही करना है। सी आपको आपके लिए ही एफर्ट्स लेने हैं। चेतना बोल रही नहीं, तो चेतना अभी स्टार्ट कर दो वरना बाद में पॉसिबल है कि आप रिग्रेट करोगी। कितने सारे लोग बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना रहे? ठीक है पूरी डायरी बना दिया, वाह वाह ग्रेट। सी अगर बनाओगे तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट है जहाँ पर आप कंपनी लॉ में 101% एग्जाम्पशन ला सकते हो। मैं आपको ये भी बताती हूँ कौन सा सेक्शन लिखना है, कौन सा सेक्शन इररिलेवेंट है, आप नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। एंड रोज हमें क्या करना है, डू नॉट फॉरगेट, सुबह उठते से ही पूरी की पूरी सेक्शन लिस्ट को रीड करना है, रात में सोने से पहले उस सेक्शन लिस्ट को रीड करना है। जैसे सुबह उठते से ही हमें हमारा फ़ोन याद आ जाता है और रात में सोने से पहले भी फ़ोन याद आ जाता है, एकदम चिपक के बैठते हैं फ़ोन से, वैसे ही सेक्शन लिस्ट के साथ करना है। सुबह उठते से ही सेक्शन लिस्ट रीड करनी है एंड बिफोर गोइंग टू बेड सेक्शन लिस्ट को पढ़ना है। बिलीव मी ना एकदम मैजिक लगेगा, मैजिक। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम आती है याद कैसे करें सेक्शंस, और जब तक कोर्स कंप्लीट होगा सी लो का अब तो प्रो हो जाओगे। बिलीव मी आपको 50 to 80% सेक्शंस याद हो जाएंगे।
एंड दिस इज वंडरफुल इन इटसेल्फ अगर आपको CS एग्जीक्यूटिव के ऐसे सेक्शंस याद हो रहे हैं। एंड दिस इज द टेक्निक विच आई फॉलोड। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी ही नहीं है ना, क्लास में बैठे हो साथ साथ बस सेक्शन लिखते जाना है, क्योंकि मुझे पता है तुम आलसी हो, क्लास के बाद बोलूंगी सेक्शन लिस्ट बनाने को तो नहीं बनाओगे, सबको जानती हूँ मैं, ठीक है। चलो अच्छा, अभी एक क्वेश्चन बताओ मुझे, अगर हमारी एक अनलिस्टेड कंपनी है, ठीक है, उसने डिबेंचर्स इशू किए हैं 20 लाख के, कितना उसे DRR बनाना है, कितना DRR आपको बनाना है, हाउ मच DRR, सो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितना बनाना है, बताओ बताओ। यस चेतना, वेरी गुड, दैट इज द स्पिरिट बेटा, आज से बनाना है, वेरी गुड वेरी गुड। सो हमने देखा था 10% है मैम, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 2 लाख का आपको DRR बनाना रहेगा। परफेक्ट, इजी है, बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है यहाँ पर। उमेश मैक्स मैक्स बेटा, 20 लाख का 10%, 4 लाख कैसे हुआ ये, 2 लाख होगा ना, ठीक है। तो अभी समझो, तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट में पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज डिबेंचर इन्वेस्टमेंट, और जिसे हम लोग बोला जाता है डिबेंचर रिडम्पशन फंड के नाम से भी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व तो हमने पढ़ लिया, हर कंपनी जो DRR बनाती, एवरी कंपनी जो DRR बनाती है उसे क्या करना है, DRI भी बनाना है। क्या क्या दीदी, DRI किसको बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड, या फिर डिबेंचर रिडम्पशन फंड किसे बनाना है, हर एक कंपनी जो आपकी DRR बनाती है उसे DRI भी बनाना है, कितना परसेंटेज बनाना है, तो 15% ऑफ द डिबेंचर्स जो कि मेच्योर हो रहे ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, कितना बनाना है, ऐसे डिबेंचर्स जो कि मेच्योर हो रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका 15% बनाना है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। टोटल डिबेंचर्स लेट्स अज्यूम आपके पास है कितना, 1 लाख, ठीक है, टोटल डिबेंचर्स 1 लाख है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो सिंपली मुझे बताओ सबसे पहले DRR कितना बनाना है, 1 लाख का 10%, विच इज 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो कि हमारा 10,000 हो जाएगा। मानो करंट फाइनेंशियल ईयर में 20,000 डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, तो जितने डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उसका कितना परसेंटेज, जितने डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उसका 15% आपको DRI बनाना है, विच इज 20,000 का 15% क्या हो जाएगा, 3,000 रुपीज। क्या ये क्लियर है, कब बनाना है, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल एवरी ईयर आपको ये बनाना रहेगा। यस, इंटरेस्ट मिलता है, इसको आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो सकते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है, DRR कितना बनाना है, 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। हर कंपनी जो DRR बना रही उसे क्या करना है, DRI भी बनाना रहेगा। और DRI कितना बनाना है, ध्यान रखना, जो डिबेंचर्स आपके करंट फाइनेंशियल ईयर में रिडीम हो रहे हैं, मतलब मेच्योर हो रहे हैं, उसका 15% बनाना रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आएगी। आपकी कंपनी है, कंपनी लेट्स अज्यूम कि कंपनी ने इशू किया है 3 लाख डिबेंचर्स, कितना DRR बनाना है, सबसे पहले तो मुझे वो बता दो कि मैम DRR कितना बनेगा, 3 लाख का 10% 30,000 हो गया। ओके डन, लेट्स अज्यूम कि इन करंट फाइनेंशियल ईयर आपके 75,000 जो डिबेंचर्स है आर रिडीमिंग, आर मैच्योरिंग, तो DRI कितना बनेगा, यहाँ पर DRI कितना बनेगा, 15% ऑफ द डिबेंचर्स जो कि इस साल मैच्योर हो रहे हैं, कितने का, 3 लाख का नहीं, 30,000 का नहीं, 75,000 का जो कि रिडीम हो रहे हैं, तो कहना ही से 75,000 का 15% आपको क्या बनाना है यहाँ पर,
DRI क्रिएट करना रहेगा ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। क्या ये क्लियर है? कैलकुलेशन कर ली? परफेक्ट, ओके ग्रेट। ट्रस्टिंग ऑन ऑल ऑफ यू। 11250 का क्या बनाना है? DRI बनाना है। डन है? पक्का? एक और क्वेश्चन है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक जिसने डिबेंचर्स इशू किए हैं 12 लाख के, उसे कितना DRR बनाना है? आंसर दिस, बताओ जरा। इसका जिसने सही आंसर कर दिया तो मेरी तरफ से एक टॉफी खा लेना। साहिल, हर्षिता, अंशुमेश, क्यों नहीं बनेगा बेटा? परफेक्ट। वैसे साहिल, हर्षिता, अंशुमेश, ईशु, गौरव, जीके, जिसके नाम मुझे दिख रहे इनिशियली में, उमेश, नेहा, परफेक्ट। नील दिमाग यूज करो। अभी अभी में हमने पढ़ा था ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो DRR बनाना ही नहीं है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन RBI से रेगुलेटेड है, उन्हें DRR नहीं बनाना। देयर इज नील रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर नील, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर DRR। एंड ऐसे ही इतने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्या हम में इतना कॉन्फिडेंस होता है 10% है 10% है, एंड दिस इज वेयर वी लैक। यहाँ पर हमारी कमी हो जाती है। समझे चीजों को? चलो वेरी गुड जिन्होंने सही आंसर दिए। अच्छा, DRI से रिलेटेड जैसा मैंने आपको बताया 15% ऑफ द डिबेंचर्स विच इज मैच्योरिंग ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, उसको उसको आपका DRI बनाना है। ठीक है, उसको DRI बनाना है हमें। उस पैसे को आप कहाँ डिपॉजिट कर सकते हो? उस पैसे को आप डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में। ठीक है, कोई भी अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज हैं वहां पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? इंडियन ट्रस्ट एक्ट की जो सिक्योरिटी है या अनएनकम्बर्ड बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ये चीजें क्या है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो? समझा? कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? कोई भी शेड्यूल बैंक में, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज या बॉन्ड। बोलो 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 मेरे साथ, है ना? वेरी गुड, बोलो बोलो। शेड्यूल बैंक में कर सकते हैं मैम सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की, इंडियन ट्रस्ट एक्ट की कोई सिक्योरिटी, या फिर बॉन्ड। ठीक है, सो बोलना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये DRR के लिए क्या बोला गया है? क्रिएशन ऑफ DRR इन केस ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मतलब DRR सिर्फ और सिर्फ तभी क्रिएट होगा जब पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है। ऐसा क्या? नहीं, यहाँ बोला गया इन केस अगर आपके डिबेंचर्स कैसे हैं, पार्टली कन्वर्टेबल है। समझो चीजों को। पार्टली कन्वर्टेबल मतलब क्या है मैम? कुछ पोर्शन तो कन्वर्टेबल होगा और कुछ पोर्शन कन्वर्टेबल नहीं होगा। तो DRR किसके लिए कन्वर्ट होगा? DRR सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनेगा जो कि नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है, क्योंकि बाकी कन्वर्ट होके कहाँ चला जाएगा? इक्विटी शेयर्स में। ये तो कन्वर्ट होके इक्विटी शेयर्स में चला जाएगा। तो DRR किसके लिए बनेगा? DRR सिर्फ और सिर्फ उस पोर्शन के लिए बनने वाला है जो कि नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है, जो कन्वर्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, शेड्यूल बैंक्स की अलग से एक लिस्ट होती है जी के, उसे हम शेड्यूल बैंक बोलेंगे। ठीक है, वी विल नॉट गो इनटू देयर कि शेड्यूल बैंक्स कौन कौन से होते हैं, बट देयर इज अ लिस्ट विच स्पेसिफाइज कि कौन कौन से शेड्यूल बैंक्स होते हैं। अच्छा, अनएनकम्बर्ड मतलब होता है जिस पर चार्ज क्रिएटेड नहीं है, नो चार्ज क्रिएटेड। ठीक है, तो आप उस पैसे को इन जगह यूज कर सकते हो, यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। कैन आई प्रोसीड? फर्दर फर्दर जाए?
देखो प्यारे से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स तो अभी स्टार्ट हुए हमारे, राइट। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर बोलता है डिबेंचर ट्रस्टी एंड डिबेंचर ट्रस्टी। अभी डिबेंचर ट्रस्टी तुम्हें पता है कौन होता है? डिबेंचर ट्रस्टी होता है एक तरह से एंजल। हाँ हाँ सच में एंजल होता है। किसका एंजल होता है? बिल्कुल ऐसा एंजल होता है, ये परी टाइप। वैसे तो ये तितली लग रही, परी नहीं लग रही है, तो तितली बना देते हैं। तो डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? कब कंपनी को डिबेंचर ट्रस्टी को यहाँ पर अपॉइंट करना रहेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है और प्रोस्पेक्टस से लोगों को इनवाइट कर रही है कि आओ आओ हमें पैसा दो और बदले में क्या करो, बदले में यहाँ पर डिबेंचर्स ले लो। अगर कंपनी इनवाइट करती है लोगों को, पब्लिक ऑफर दे रही है डिबेंचर्स के लिए, या फिर कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मोर देन 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो कंपनी को कंपलसरी एक पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा और उस पर्सन को हम बोलते डिबेंचर ट्रस्टी। क्या बोलोगे? डिबेंचर ट्रस्टी। बेसिकली डिबेंचर ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन है जो सभी डिबेंचर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे क्लास में होता है क्लास मॉनिटर जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, राइट। हर एक टीम में एक टीम लीडर होता है, वैसे ही सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा, उनके इंटरेस्ट के लिए कौन काम करेगा? डिबेंचर ट्रस्टी काम करेगा। सो कोई भी कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को इनवाइट कर रही है डिबेंचर्स के लिए, पब्लिक को इनवाइट कर रही है, और जहाँ पे मेंबर्स कितने हो गए हैं, 500 से ज़्यादा लोग हो गए हैं, 500 से ज़्यादा डिबेंचर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर दिया, तो कंपनी ऐसे ही डिबेंचर्स इशू नहीं करेगी। वो क्या बोलेगी यहाँ पर? क्या बोलेगी कि बेटा डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करो। तो डिबेंचर ट्रस्टी 2 केसेस में अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है। गाइस इधर फोकस करें, ठीक है। जो भी नाम होगा डिबेंचर ट्रस्टी का वो आपको लेटर ऑफ ऑफर में बताना रहेगा। हम एक लेटर ऑफ ऑफर बताएंगे, उस लेटर ऑफ ऑफर में लिखा होगा कि हमारी कंपनी को 10 लाख रुपए चाहिए, हम डिबेंचर्स इशू करना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हम बता देंगे कि हमारा डिबेंचर ट्रस्टी कौन है। सो डिबेंचर ट्रस्टी का नाम लिखा होगा लेटर ऑफ ऑफर में, ठीक है। ये सो लाइडिट्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको कुछ कुछ सिमिलर मिलेंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कोई भी कंपनी यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी के बिना अपना डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। अगर प्रोस्पेक्टस से लोगों को इनवाइट कर रही है या फिर 500 से ज़्यादा लोग इनने हैं, डिबेंचर ट्रस्टी का नाम क्या होगा? लेटर ऑफ ऑफर में नाम लिखा होगा यहाँ पर कि कौन हमारा डिबेंचर ट्रस्टी होने वाला है, ठीक है। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं डीटी, डिबेंचर ट्रस्टी। अच्छा डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी को कंपनी अपॉइंट करेगी यहाँ पर और उसका एक रिटर्न कंसेंट ले लेगी। मैं मेरी कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी बनाना चाहती हूँ भूमि को, ठीक है। भूमि को डिबेंचर ट्रस्टी बनाना चाहती हूँ तो मुझे भूमि का रिटर्न कंसेंट लेना है। भूमि क्या आप रेडी हो मेरी कंपनी में डिबेंचर ट्रस्टी बनने के लिए? तो फर्स्टली कंपनी हैव टू टेक अ रिटर्न कंसेंट फ्रॉम द डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। Next, a person shall not be appointed as debenture trustee. See what it is given as disqualifications. कि अगर इनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है तो उसे डीटी नहीं बनाना है, उसे डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाना है। कैसा पर्सन है तो उसे डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाना है, साफ साफ देखना, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स है गाइस? क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? पढ़ाना बंद कर देती हूँ मैं, पॉज ले लेती हूँ और अब से बातें कर लेती हूँ, है ना। हम पंचायती कर लेते, इसी के लिए तो क्लास में आए हम लोग। प्लीज फोकस हियर। पर्सन कौन है, कौन सा पर्सन है जो ऐसा है जो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? ऐसा कोई पर्सन जो आपकी कंपनी में बेनिफिशियली शेयर्स होल्ड कर रहा है। अच्छा बेटा तुम कंपनी में शेयर्स होल्ड कर रहे हो, तुम्हें डिबेंचर ट्रस्टी बनना है? नहीं नहीं, हम तुम्हें डिबेंचर ट्रस्टी बनने नहीं देंगे। कब? जब आप बेनिफिशियली शेयर्स होल्ड कर रहे हो। इट मीन्स आप कौन से ओनर हो? बेनिफिशियल ओनर हो। रजिस्टर्ड हो तो बन सकते हो, पर बेनिफिशियल ओनर हो तो यहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। अगर आप कंपनी में प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, कि एमपी हो या कोई और ऑफिसर और एम्प्लॉयर हो, किसका? कंपनी में, होल्डिंग में, सब्सिडरी में या एसोसिएट में। कैसे याद करते हैं हम? कैश में। तो आप कंपनी में प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, एम्प्लॉय हो, केएमपी हो, चाहे कंपनी में, एसोसिएट में, सब्सिडरी में या होल्डिंग में, डिबेंचर ट्रस्टी बनोगे। हाँ, तुम इन लोगों की रखवाली करोगे ही नहीं, तो क्योंकि तुम तो कंपनी में, तुम्हारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, तुम क्यों पैसा देना चाहोगे? इसलिए हम आपको डिबेंचर ट्रस्टी बनने नहीं देंगे,
ठीक है। थर्ड है, अगर आपको कोई भी पैसा मिलने वाला है कंपनी से एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन, ठीक है, आपको पता है कंपनी आपको ये पैसा देने वाली है तो आप कंपनी के अगेंस्ट में कभी जाओगे ही नहीं ना। अगर आपको कंपनी से कोई भी पैसा मिलने वाला है एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन को क्यों एक्सेप्ट बोला है हमने, क्योंकि बिकॉज यू आर गिविंग सम सर्विसेज एंड दैट इज वाई कंपनी आपको रेम्यूनरेशन दे रही, इट इज़ वैलिड। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और पैसा मिल रहा है तो भी आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। फोर्थ, यू आर इंडेप्टेड टू द कंपनी या फिर उसकी सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट, आप इंडेप्टेड हो कंपनी को और कैश को, किसको, कैश को इंडेप्टेड हो, मतलब कंपनी के एहसानों तले दबे हुए हो, तुम्हें पैसे देने हैं कंपनी को, एसोसिएट को, सब्सिडरी को या होल्डिंग को। डिबेंचर ट्रस्टी बनने वालों, नो 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 नो, डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी तुम कंपनी के एहसानों तले दबे हो। तुम क्या कंपनी के अगेंस्ट जाके कुछ बोलोगे? अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को पैसा नहीं दे रही है तो तुम सही इंसान नहीं हो, तुम्हें डीटी नहीं बना सकते। इफ एट ऑल, अगर आपने कोई भी गारंटी फर्निश करी है, किसी ने क्या किया होगा, किसी ने यहाँ पर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए और आप गारंटी दे रहे हो कि अगर कंपनी नहीं पे कर पाई ना तो मैं पे करूंगा, और आपको ही डिबेंचर ट्रस्टी बना दे क्या? नहीं। इफ एट ऑल अगर आपने गारंटी दी है इन केस में प्रिंसिपल डेट में जो कि डिबेंचर से सिक्योर्ड है तो हम आपको डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनाएंगे। लास्टली, आपका कोई भी पैक्यूनरी रिलेशनशिप है, पैक्यूनरी रिलेशनशिप मतलब क्या है बेटा? मॉनिटरी रिलेशनशिप, मॉनिटरी पैसों से रिलेटेड रिलेशनशिप है, कंपनी का कितना से ज्यादा है, 2% और मोर ऑफ इट्स ग्रॉस टर्नओवर, कंपनी का ग्रॉस टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा है। इशू एक बार आप खुद पढ़ना, तो थर्ड पॉइंट टोटल इनकम है या फिर 50 लाख रुपीज और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब, इन तीनों में से विच एवर इज लोअर है पिछले 2 साल में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो हम आपको डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बनने देंगे। इसको समझो एक बार फिर से, कोई भी पैक्यूनरी रिलेशनशिप है, कितना, कंपनी के ग्रॉस टर्नओवर का 2% और मोर, ठीक है, या फिर कंपनी के टर्नओवर का 2% और टर्नओवर और मोर, या कंपनी के टोटल इनकम का 2% ऑफ टोटल इनकम, या फिर 50 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में। एंड लास्टली, अगर आप रिलेटिव हो प्रमोटर के, डायरेक्टर के, KMP के, तो भी हम आपको डिबेंचर ट्रस्टी यहाँ पर नहीं बनाएंगे। ये सारी डिस्क्वालिफिकेशन है, किस चीज़ के डिस्क्वालिफिकेशन से? डिबेंचर ट्रस्टी की। रीड इट वंस, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, ठीक है। पीयूष अपना ध्यान इधर नहीं था, मैंने बताया पैक्यूनरी मतलब क्या होता है, मॉनिटरी रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप। रीड इट वंस, अगर किसी भी चीज में डाउट है। पढ़ा हमने सारे पॉइंट, क्या ये पढ़ा? डिबेंचर ट्रस्टी के डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? ओके। सिक्स्थ पॉइंट सिर्फ इतना ऐसा बोलता है बेटा, देखो अगर मैं डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाहती हूँ, पर मेरे को जो पैसा मिल रहा है, मेरा ना कंपनी के साथ पैक्यूनरी रिलेशनशिप है, फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, कितना, कंपनी के टर्नओवर का 2% या 2% से ज़्यादा मुझे मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का टर्नओवर है 100 रुपीज़, ठीक है, और मुझे कितना मिल रहा है, 5 रुपीज़ मिल रहा है, तो उसका टर्नओवर का 2% है, 2% से ज़्यादा अगर मुझे मिल रहा है तो मैं डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकती हूँ। या फिर कंपनी के टोटल इनकम का 2% या 2% से ज़्यादा मुझे मिल रहा है तो मैं डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकती हूँ। या 50 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं, विच एवर इज लेस, इन तीनों में से विच एवर इज लेस देखा जाएगा, अगर मुझे ऐसा मिल रहा है तो मैं यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकती हूँ। एम आई वेरी क्लियर? क्या ये क्लियर है?
इफ एट ऑल जीके वो इन किसी में से भी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे तो वो बन सकता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट बोलता है आपको कोई भी पैसा मिलना नहीं चाहिए कंपनी से, कंपनी आपको कोई भी पैसा नहीं दे रही होनी चाहिए एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन। अच्छा अभी मैं ना क्वेश्चंस पूछती हूँ। एक कंपनी है जिसके अंदर डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाह रहा है, एंड कौन डिबेंचर ट्रस्टी बनना चाह रहा है? हर्षिता। हर्षिता चाह रही है डिबेंचर ट्रस्टी बनना, बट कंपनी को हर्षिता को ₹500 पे करना है ओनली। तो क्या हर्षिता यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है क्या? क्या हर्षिता यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है क्या? बताओ जरा। नहीं गौरव, वो कॉन्सेप्ट में जब भी आप कैलकुलेट करोगे इट वुड बी लोअर ओनली। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, ऑप्शन 3, पॉइंट नंबर 3, आप कभी भी कंपनी से कोई भी पैसा लेने के लिए बेनिफिशियली एंटाइटल्ड नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो ठीक है। तो इवन तो ₹500 ही पे क्यों नहीं करना है? शी कैन नॉट बी अ डिबेंचर ट्रस्टी। नो, कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट, आपका बेनिफिशियली कंपनी से आपको कुछ भी नहीं लेना है। अरे वाह, इतना तो परफेक्ट आंसर दे रहे हो आप लोग। वेरी गुड, आई डिडंट एक्सपेक्टेड दिस यार, वेरी गुड। चलो दूसरा देखते हैं। ये हमारी कंपनी है, कंपनी में जैनब, जैनब बनना चाहती है डिबेंचर ट्रस्टी, बट जैनब को कंपनी को कितना ऑलरेडी पे करना है? 5 लाख रुपीज पे करना है। शी इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। तो क्या जैनब डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है क्या? क्या जैनब डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है? सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, तुम तो आंसर्स देते जाओ। थर्ड देखो, ये कंपनी है, कंपनी में डायरेक्टर है, कौन बनना चाहता है हमारी कंपनी में डायरेक्टर? चलो अपर्णा, है ना। कंपनी में डायरेक्टर है अपर्णा, ठीक है। और अपर्णा की रिलेटिव है, अपर्णा की रिलेटिव है भूमि। सो कैन भूमि बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी? क्या भूमि डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है क्या? इसका आंसर हमें समझ आ गया। जैनब कैन नॉट बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी बिकॉज शी इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। नो, नहीं बन सकती है, बिकॉज ये इंडेप्टेड है कंपनी को, तो फिर वो नहीं बन सकती है। थर्ड पॉइंट बता दो मुझे। हाँ जी, क्या यहाँ पर भूमि डिबेंचर ट्रस्टी बन सकती है? सो इफ एट ऑल अगर आप डायरेक्टर हो, प्रमोटर हो, केएमपी हो, तो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। लेकिन अगर आप रिलेटिव भी हो प्रमोटर के, डायरेक्टर के, केएमपी के, तो भी आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। दिस इज नथिंग बट द 7th पॉइंट, जिस भी बच्चे को डाउट था। इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके, सही आंसर्स देकर? ठीक है। तो कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? नॉर्मली समझो, अगर आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। अगर आप खुद ही कंपनी में प्रमोटर हो, डायरेक्टर हो, केएमपी ऑफिसर हो कंपनी में, या फिर कैश में, तो आप नहीं बन सकते हो। अगर आप रिलेटिव हो प्रमोटर के, डायरेक्टर के, केएमपी के, तो भी आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। अगर कंपनी को आपको कोई पैसा देना है, यू आर बेनिफिशियली एंटाइटल्ड टू एनी मनी, कोई भी पैसा आपको मिलने वाला है, तो भी आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं मिल सकते एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन। एक्सेप्ट अगर आपको कोई सैलरी मिल रही है क्योंकि आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी और आपको सैलरी मिल रही है। अगर आप कंपनी के अंदर इंडेप्टेड हो, कंपनी एसोसिएट सब्सिडरी या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी, अगर आपने कोई गारंटी दी है यहाँ पर, या फिर आपको कोई पैक्यूनरी रिलेशनशिप है, कितना है? 2% और मोर ऑफ इट्स टर्नओवर, 2% और मोर ऑफ इट्स टोटल इनकम, या 50 लाख रुपीज, विच एवर इज लोअर। ठीक है। और जो बच्चा मुझे बोल रहा था दीदी सच हायर अमाउंट भी है, बेटा ध्यान से पढ़ना चीजों को। यहाँ पर क्या लिखा है? और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको बढ़ा सकती है, रूल्स में चेंजेस कर सकती है। बट वेन एवर यू विल कैलकुलेट, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2% ऑफ द टर्नओवर, या फिर 2% ऑफ द टोटल इनकम, या फिर 50 लाख रुपीज, विच एवर इज लेस। ये रिलेशन या तो पिछले 2 सालों में हो या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर में है। आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन द 6th पॉइंट एंड 7th तो हमने देख लिया। ठीक है, कोई डाउट है इसमें?
अभी देखो, डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में ही हम देख रहे हैं। ये जो डिबेंचर ट्रस्टी, अगर कैजुअल वैकेंसी आ गई तो फिर क्या, कैजुअल वैकेंसी या उसको निकाल दिया गया, धक्के मार कर निकाल दिया गया, तो फिर क्या होगा। तो कैजुअल वैकेंसी के केस में मे बी उसकी डेथ हो गई है, उसने रिजाइन कर दिया है, तो अब वो तो चला गया ना, उसकी जगह कौन आएगा। इन दिस केस अगर डिबेंचर ट्रस्टी चला गया है तो उसकी जगह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे। कौन फिल करेगा, कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। अगर वैकेंसी कैसी हुई है, उस पर्सन ने रिजाइन कर दिया है, डिबेंचर ट्रस्टी बोलते हैं जाओ, नहीं करता मैं काम, मैं रिजाइन कर कर जा रहा हूँ। इन केस डिबेंचर ट्रस्टी रिजाइंस, तो उस केस में वैकेंसी हो गई, मतलब जगह खाली हो गई। वो जगह खाली हो गई तो कैसे फिल होगी, रिटर्न कंसेंट ली जाएगी मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स की, और मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स के अकॉर्डिंग उस जगह को फिल कर दिया जाएगा। सो इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, वैकेंसी कैसे फिल होने वाली, बाय द रिटर्न कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अच्छा, कोई भी डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हो क्या ऑफिस से बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मान लो उसका टेन्योर है 2 साल का और आपने 1 साल में इसको रिमूव कर दिया, धक्के मार के बाहर निकाल सकते हो क्या। यस, आप उसे रिमूव कर सकते हो, बट अगर अप्रूवल दे दी है कितने लोगों ने, 3/4 इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ने। जो डिबेंचर होल्डर्स है जिनके डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं, उन्होंने अप्रूवल दे दी है, तो फिर आप उस डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हो। क्योंकि ये डिबेंचर ट्रस्टी किसका मसीहा बनकर आया था, ये सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स का परी बनकर आया था ये, है ना। तो इस केस में अगर उन्होंने ही मना कर दिया है, 3/4 इन वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ने ही मना कर दिया है, तो इस केस में आप उसे रिमूव कर सकते हो। एक बार फिर से सुनेंगे मेरी बात, क्या ये डिबेंचर ट्रस्टी की कैजुअल वैकेंसी हो जाएगी तो कौन फिल करने वाला है, उसे फिल करने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर वो रेजिग्नेशन देकर चला जाता है तो रिटर्न कंसेंट लेंगे मेजॉरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की। क्या उसे रिमूव कर सकते हो उसके टेन्योर से पहले, बिल्कुल टेन्योर से पहले रिमूव कर सकते हो, अगर 3/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होल्डर्स ने कंसेंट दे दी है तो। एम आई वेरी क्लियर, क्या मैं क्लियर हूं। नहीं बन सकता है ना बेटा, तुम खुद सोचो थोड़ा। जीके पूछ रहा है मैम डिबेंचर होल्डर डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है क्या। अगर आप डिबेंचर होल्डर हो, इट मीन्स कंपनी कहीं ना कहीं आपको पैसा देगी, आपको बेनिफिशियली आपका पैसा देगी, तो आप तो डिस्क्वालिफिकेशन में आ गए, और क्योंकि आप डिस्क्वालिफिकेशन में आ गए, आप डिबेंचर ट्रस्टी बन ही नहीं सकते हो। ठीक है जीके। नेक्स्ट देखो, ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी की क्या ड्यूटीज है, क्या ड्यूटी होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। लेटर ऑफ ऑफर कंपनी इशू कर रही है जिसमें डिबेंचर ट्रस्टी का नाम होगा, ठीक है, जिसमें वो बताएगी डिबेंचर होल्डर्स टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ भी होता है तो यहाँ पर तुम्हारे लिए एंजल है डिबेंचर ट्रस्टी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो डीटी उसकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, ये अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, लेटर ऑफ ऑफर में सारी टर्म्स एंड कंडीशन सही होनी चाहिए, कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। साथ ही साथ ये सेटिस्फाई करने वाला है जो भी कोविनेंट लिखे हुए हैं, प्रोमिसेस कंडीशंस लिखी हुई है ट्रस्ट डीड में, वो किसी भी तरह डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, प्रीजुडिशियल नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। साथ ही साथ ये जो डिबेंचर ट्रस्टी होगा पीरियोडिकल स्टेटस देखेगा कंपनी का और बोलेगा तुम्हारे स्टेटस क्या चल रहा है भैया, ऐसा तो नहीं तुम बहुत सारा बोरो करती जा रही हो, तुम रीपे तो कर लोगे ना, क्या तुम केपेबल तो हो रीपेमेंट करने के लिए, ऐसा तो नहीं, कंपनी वाइंड अप होने वाली है। तो कंपनी का पीरियोडिकल स्टेटस चेक करता है, कंपनी का परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांग सकता है ये। साथ ही प्रॉम्प्टली जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करेगा डिबेंचर होल्डर्स को अगर कोई डिफॉल्ट होता है। मान लो एक बार क्या करा, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया इन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर ट्रस्टी को पता चला तो फटाफट से प्रॉम्प्टली जाके किसको कम्युनिकेट करेगा, सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स को कम्युनिकेट करेगा। ये किसकी ड्यूटी, हमारे डिबेंचर ट्रस्टी की ड्यूटी है। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी जिस पर क्वेश्चन भी आया है, मैम कभी क्वेश्चन आया, ये जो जून नहीं दिसंबर 24 का अभी जो पेपर हुआ था लेटेस्ट, उसमें क्वेश्चन आया था दिस वन रिगार्डिंग द ड्यूटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, कि क्या ये डिबेंचर ट्रस्टी नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है क्या बोर्ड पे। उससे पहले यू हैव टू सी कि नॉमिनी डायरेक्टर मतलब क्या होता है। नॉमिनी डायरेक्टर मीन्स ऐसा पर्सन जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डिबेंचर ट्रस्टी हैव द पावर
वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, दैट इज नॉमिनी डायरेक्टर। बट कब कब नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो? फर्स्टली, अगर कंपनी ने लगातार 2 बार डिफॉल्ट किया है इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कंटिन्यूसली 2 बार से इंटरेस्ट ही पे नहीं किया डिबेंचर होल्डर्स को, देन हमें लग गया है कंपनी में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ घोटाला हो रहा है। एंड इन दिस केस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपॉइंट कर सकते हो अपना कोई पर्सन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच विल बी नॉमिनी डायरेक्टर। सेकेंड है, अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया इन क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी फॉर डिबेंचर्स, डिबेंचर होल्डर्स के लिए आपने कोई सिक्योरिटी क्रिएट ही नहीं करी, उस पर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो उस केस में भी हमें लगेगा डर, क्योंकि अब तो हम अनसिक्योर्ड हो गए। तो यहाँ पर भी आप अपना कोई पर्सन अपॉइंट करोगे विच इज़ नॉमिनी डायरेक्टर। एंड द थर्ड वन इज, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है डिबेंचर्स के रिडम्पशन में, इट मीन्स डिबेंचर्स के रीपेमेंट में आपने डिफ़ॉल्ट किया है यार, तो या तो बहुत गड़बड़ घोटाला हो सकता है। इन तीनों के तीनों केसेस में यू हैव टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। रीड इट once। ठीक है, डन है। ये भी क्या थी, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ द डिबेंचर ट्रस्टी। और क्या ड्यूटी है, टू इंश्योर कि कंपनी कोई भी ब्रीच ना करे, कोई भी टर्म्स का, जो भी टर्म्स उन्होंने इशू ऑफ डिबेंचर्स में बोली है उसका ब्रीच ना करे, मतलब उस टर्म्स को तोड़े ना, कॉन्ट्रावेंशन ना करे। ब्रीच मीन्स शुड नॉट कॉन्ट्रावीन। टू इन्फॉर्म द डिबेंचर होल्डर्स इमीडिएटली ऑफ एनी ब्रीच ऑफ टर्म्स, अगर ब्रीच ऑफ टर्म हो जाता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, किसको बताएगा, जाके सारे डिबेंचर होल्डर्स को बताएगा। टू एंश्योर कि कंपनी के जो असेट्स है दे आर सफिशिएंट, हर टाइम सफिशिएंट है, वो अपनी लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइम यहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है यार ये जो असेट थी की वैल्यू कम हो गई है, हमारे डिबेंचर होल्डर्स तो ज़्यादा वैल्यू के, तो ये ध्यान रखेगा वॉट एवर द असेट्स आर उसकी वैल्यू सफिशिएंट हो, सो दैट वो अपनी सारी लाइबिलिटी, सारा इंटरेस्ट पेमेंट और रिडम्पशन यहाँ पर कर पाए। एंड लास्टली, वो सारे एक्ट परफॉर्म करने हैं विच इज़ नेसेसरी इन द प्रोटेक्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जो भी डिबेंचर होल्डर्स की प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है। दिस इज नथिंग बट द ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। क्या ये क्लियर है? एकदम टिप टॉप क्लियर है कि नहीं है? पक्का टिप टॉप क्लियर है? जरा ये वाला पॉइंट पढ़ो। सी, अगर किसी भी टाइम डिबेंचर ट्रस्टी को फील होता है that the assets of the company are insufficient to discharge the principal amount, ये कंपनी के assets insufficient है, वो principal amount redemption नहीं कर सकते हैं डिबेंचर्स का, तो ये डिबेंचर ट्रस्टी कहाँ जाएगा, NCLT के पास जाने वाला है। NCLT कंपनी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगी, और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देगी कि अब आप कोई भी एसेट को सेल नहीं कर सकते हो, आपको रिडम्पशन करना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर्स। क्रिस्टल क्लियर हो गया है? डन है? ठीक है, डन। नेक्स्ट देखो बेटा, मीटिंग्स ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। ये डिबेंचर होल्डर्स को भी टाइम टाइम पर ना मीटिंग करनी पड़ेगी। तो क्या मीटिंग होगी डिबेंचर होल्डर्स की? बिल्कुल। ये मीटिंग ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स को कौन करेगा? डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग यहाँ पर करवाएगा। मीटिंग होती कब है? जब ये डिबेंचर होल्डर्स रिक्वेस्ट करेंगे, राइटिंग में रिक्वेस्ट करेंगे। कितने लोग? एटलीस्ट 1/10 इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, टोटल जितने डिबेंचर्स है उसका 1/10 इन वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स ने रिक्वेस्ट किया है, तो उनकी रिक्वेस्ट पे, रिक्वेजिशन मतलब होता है उनकी रिक्वेस्ट पे राइटिंग में उन्होंने रिक्वेस्ट करी, उनके रिक्वेस्ट पे डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक मीटिंग कराएगा। या फिर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है जो ब्रीच हो गया है या फिर कंटिन्यूसली डिफॉल्ट कर दिया है कंपनी ने, वो डिबेंचर ट्रस्टी के ओपिनियन पे हमारे डिबेंचर होल्डर्स को अफेक्ट कर रहा है, इन दैट केस भी क्या होगा, इस केस में भी डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीटिंग कराना। तो देर आर 2 केसेस, अगेन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है विच कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि कब मीटिंग होगी।
सबसे पहला डिबेंचर ट्रस्टी मीटिंग कराएगा जब डिबेंचर होल्डर्स रिक्वेस्ट करते हैं एटलीस्ट कितने 1/10 इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। सेकेंडली क्या करता है, अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाता है यानी कि उन्होंने कंपनी ने ब्रीच कर दिया है, कंडीशन डिफॉल्ट कर दिया है, जो डिबेंचर ट्रस्टी के ओपिनियन पे डिबेंचर होल्डर्स को अफेक्ट करेगा, तो मीटिंग बुलवाओ और मीटिंग करो। हवन नहीं करना, मीटिंग करनी है हमें, ठीक है। अच्छा, अभी ना एक डिबेंचर ट्रस्टी डीड भी बनती है। डिबेंचर ट्रस्टी हमने अपॉइंट तो कर दिया, पर एक डीड बनाते हैं विच इज नथिंग बट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कंपनी एग्जीक्यूट करती है इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। तो कंपनी क्या करेगी, एक इंस्ट्रूमेंट बनाती है डिबेंचर ट्रस्टी के फेवर में। ये कंपनी एक इंस्ट्रूमेंट बनाती है इन फेवर ऑफ हमारा डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। तो दैट ये डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट करता है डिबेंचर होल्डर्स को, और आप इसे पब्लिकली लोगों के पास भेजते हो, सब्सक्रिप्शन के लिए भेजते हो। उससे पहले हमने डीटी अपॉइंट कर दिया और डीटी के साथ अपने एक अग्रीमेंट बना दिया, एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट कर दी। क्या कोई कंपनी बिना डिबेंचर ट्रस्टी के यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकती है क्या? क्या वो पब्लिक ऑफर कर सकती है डिबेंचर्स का? नहीं कर सकती। इफ़ इन केस अगर आप पब्लिक ऑफर करना चाहते हो डिबेंचर्स का, या फिर 500 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, तो किसको अपॉइंट करो, एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। तो कोई भी कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती, ऑफर नहीं कर सकती है पब्लिक को या उन लोगों को जो 500 से ज़्यादा है, अगर जब तक कि कंपनी एक या एक से ज़्यादा डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट ना करे। तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करने के बाद आप ऐसा कर सकते। नेक्स्ट इज कंपनी को क्या करना है, एटलीस्ट 60 डेज के अंदर अंदर आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है, सो दैट वो सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स का इंटरेस्ट यहाँ पर प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये जो हम डिबेंचर ट्रस्ट डीड पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले, बट बिफोर दैट यू शुड नो द फॉर्म। क्या फॉर्म है, SH12 में आप डिबेंचर ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करते हो, फॉर्म SH12 में होती है। कौन एग्जीक्यूट करेगा? ऑब्वियसली हमारी कंपनी एग्जीक्यूट करती है। किसके फेवर में एग्जीक्यूट करती है? इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी एग्जीक्यूट करती है, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होगी। एटलीस्ट 60 डेज के अंदर आपको उसे एग्जीक्यूट कर लेना है। अच्छा, क्या क्या डिटेल्स लिखी होगी इसके अंदर? डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर इशूज, इट मीन्स आप कितने डिबेंचर्स इशू करना चाहते हो, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कौन से तरह के डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, डिटेल्स ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन केस सिक्योर्ड है तो कौन सी असेट पे चार्ज क्रिएट किया है, उसकी वैल्यू क्या है, उसके बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में डिटेल्स होनी चाहिए। अगर कंपनी में पहले कभी डिफॉल्ट हुआ है, पहले कभी कंपनी ने 2 साल पहले डिबेंचर्स इशू किए, उस समय डिफॉल्ट किया, उसका डिटेल्स बताओगे आप। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ मिसलिनियस चीज़ें, ये सारी चीज़ें डिबेंचर ट्रस्ट डीड में होती है विच इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। एंड दिस इज द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। आई नो ऐसा मन में एकदम से शांति आई होगी, and this is the high time for our तूफानी revision। कर लिया जाए क्या हमारा तूफानी सा रिविजन? रेडी हो? पानी पी लेते हैं हम। हाँ जी, तूफान आने को है, बिल्कुल बिल्कुल तूफान आने को है, और मैं अकेली रिवाइज नहीं करवाती हूँ। वी ऑल नो द रूल। मैं यहाँ पर बोलूँगी और आप वहाँ पर बोलोगे 1/10 इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर से। बेटा कितने डिबेंचर होल्डर से जी के उसका 1/10 करना है। चैप्टर मस्त था, ग्रेट ग्रेट। चैप्टर अभी बाकी है भूमि, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट। सो हमारा डिबेंचर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स डू अ क्विक सा तूफानी सा डिटेल्ड वाला रिविजन करें। पक्का बोलना है उधर, बिना बोले नहीं। अपने अपने अटेम्प्ट की कसम है, हमें बोलना ही है, रिवाइज करना ही है।
ठीक है, चलो। हाँ, तो स्टार्ट किया था हमने डेट वर्सेस लोन से। व्हाट इज द डिफरेंस? डेट बेसिकली मींस होता है व्हेन द कंपनी रेजेस द मनी थ्रू द इशुएंस ऑफ डिबेंचर और बॉन्ड्स, दैट इज डेट। लोन मतलब क्या होता है? जब भी कंपनी पैसा लेती है थ्रू अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज लोन। आफ्टरवर्ड्स वी हैव सीन अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। क्या होता है अल्ट्रा वायरस बोरोइंग? जब की कंपनी ने अथॉरिटी से बाहर जाकर बोरो किया, दैट इज नथिंग बट अल्ट्रा वायरस बोरोइंग। कॉन्सिक्वेंसेस के अल्ट्रा वायरस बोरोइंग के, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो होता है, ऐसा मानेंगे कभी हुआ ही नहीं है वो। पर लेंडर की शर्त तो गलत हुआ, तो रेमेडीज क्या क्या है लेंडर को? द फर्स्ट वन इज इंजंक्शन एंड रिकवरी। इट मीन्स आप कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर लेकर आओ, कंपनी को रोक दो प्रॉपर्टी को यूज करने से या फिर कैश को यूज करने से। इन दिस वे यू कैन रिकवर। सेकंड वन इज यू कैन स्यू फॉर द डैमेजेस टू द डायरेक्टर्स। आप डायरेक्टर्स के ऊपर केस फाइल कर सकते हो क्योंकि उन्होंने अपनी अथॉरिटी को मिस रिप्रेजेंट किया, अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर काम किया। एंड थर्ड इज सबरोगेशन। सबरोगेशन में क्या होगा? इफ द अल्ट्रा वायरस बोरोइंग इज यूज्ड फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंट्रा वायरस बोरोइंग, इन दैट केस अब आप जो लेंडर हो यू विल सब्सटीट्यूट द प्लेस ऑफ द क्रेडिटर जिसको पे ऑफ कर दिया गया है। ये तीन चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा इंट्रा वायरस बोरोइंग है बट आउटसाइड द स्कोप ऑफ एजेंट अथॉरिटी। इस केस में कंपनी लाइबल होगी क्योंकि कंपनी ने अपनी अथॉरिटी में ही बोरो किया। इवन तो डायरेक्टर ने अथॉरिटी से बाहर जाकर बोरो किया, सो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे एक्ट को रेटिफाई कराना है थ्रू द कंपनी। गुड फेथ में होना चाहिए, कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, तो कंपनी लाइबल मानी जाएगी। कंपनी को यहाँ पर रीपेमेंट करना है। आफ्टरवर्ड्स हमने कुछ केस लॉस पढ़े थे जिसमें से एक ऐसा केस लॉ था, अगर सिंगल ट्रेंच में कंपनी पैसा उठाती है तो जो एक्सेस अमाउंट है जो उसने अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके बोरो किया वो एक्सेस अमाउंट ही अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। अगर कोई मैनेजिंग एजेंट ने बोरो किया है उसकी अथॉरिटी से बाहर जाकर बोनाफाइड इंटरेस्ट में नहीं किया है एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, तो कंपनी लाइबल नहीं होगी, वो पर्सन खुद ब खुद लाइबल होने वाला है। कुछ डिफरेंसेस पढ़े थे हमने डिबेंचर और बॉन्ड्स के। डिबेंचर्स में क्या था? डिबेंचर वाला वो पर्सन होता है, उसे डिबेंचर होल्डर बोलेंगे, बॉन्ड में बॉन्ड होल्डर बोलेंगे। डिबेंचर्स कंपनीज इशू करती है जनरली, यहाँ पर बॉन्ड्स को गवर्नमेंट एजेंसीज, लार्ज कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होता है, बॉन्ड का कम होता है कंपैरेटिवली। डिबेंचर्स सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो सकते हैं, बॉन्ड्स हमेशा हमेशा सिक्योर्ड ही माने जाएंगे। यहाँ पर डिबेंचर्स में इट्स नॉट नेसेसरी आप कोलैटरल दो, बॉन्ड में आप कोलैटरल यहाँ पर देते हो। पहले पेमेंट बॉन्ड होल्डर्स को होगा, फिर डिबेंचर होल्डर्स को यहाँ पर पेमेंट किया जाता है। आफ्टरवर्ड्स हमने मेन चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट किया था डिबेंचर्स म्हणजे क्या। डिबेंचर्स का सेक्शन क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 30 बताता है डिबेंचर। डिबेंचर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है डिबेंचर में? डिबेंचर स्टॉक या बॉन्ड्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच इज एविडेंसिंग अ डेट ऑन द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द सेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, बट इट डज नॉट इंक्लूड, दो चीजें नहीं आती हैं। जो भी इंस्ट्रूमेंट्स आपने इशू किए हैं अंडर चैप्टर 3D ऑफ RBI एक्ट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताए हैं इन कंसल्टेशन विद RBI, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिबेंचर्स। हमने वैरायटी ऑफ डिबेंचर्स फिर देखे थे यहाँ पर। अच्छा, जब भी कंपनी कोई डिबेंचर्स इशू करना चाहती है वो कर सकती है ऑब्वियसली, लेकिन ध्यान रखना द कंपनी हैव टू पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। कोई भी डिबेंचर्स ऐसे नहीं हो सकते विच कैरीज वोटिंग राइट्स बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड दे विल नॉट कैरी एनी ऑफ द वोटिंग राइट्स। यहाँ पर जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी इट शुड बी रिडीमेबल। टर्म क्या है उसका? उसका रिडम्पशन हो जाना चाहिए 10 साल के अंदर अंदर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कोई भी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कंपनी है, तो इट कैन इशू डिबेंचर्स ऑफ मोर देन 3 ईयर्स, बट मैक्सिमम क्या टेन्योर रहेगा 30 ईयर्स तक ही इशू कर सकती है। दैट वाज अबाउट द इशू ऑफ डिबेंचर्स। फिर हमने देखा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना रहेगा। बिल्कुल, ऐसी कंपनीज जो डिबेंचर्स इशू करी उसे DRR बनाना है। आखिरकार किसी कंपनी को नहीं बनाना है बट अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को DRR बनाना है। कितना परसेंट? 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स आपको DRR बनाना है। वेदर यू आर इशूइंग डिबेंचर्स फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट और फ्रॉम पब्लिक ऑफर, नो मैटर व्हाट, बट आपको DRR बनाना है अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज हो। और कोई भी कंपनी है तो DRR बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कंपनी जो DRR बनानी, एवरी कंपनी जो DRR बना रही है उसे क्या करना है? DRI भी बनाना है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना है। कितना? 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो करंट फाइनेंशियल ईयर में मैच्योर हो रहे हैं उसका 15% आपको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना है। उस पैसे को कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो? आप शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हो गवर्नमेंट की, आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट की सिक्योरिटीज खरीद सकते हो या कोई भी और सिक्योरिटीज आप यहाँ पर खरीद सकते हो। उस पैसे को यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर पाओगे।
आफ्टर वर्ड हमने देखा डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? सारे के सारे डिबेंचर होल्डर्स का मसीहा होता है। कोई भी कंपनी अगर पब्लिक ऑफर करना चाहती है या फिर 500 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया फॉर डिबेंचर्स, इन दैट केस वहाँ पर डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना इट इज़ वेरी कंपलसरी। एंड बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी आपको उस डिबेंचर ट्रस्टी की कंसेंट लेनी है। लेटर ऑफ ऑफर में उसका नाम लिखना होना चाहिए कंपनी ने कि कौन है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी है। डिबेंचर ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता है? ध्यान से सुनना, डिस्क्वालिफिकेशन से सबको बोलनी है मेरे साथ। डिबेंचर ट्रस्टी कौन नहीं बन सकता? ऐसा पर्सन जो बेनिफिशियली शेयर्स होल्ड कर रहा है कंपनी में नहीं बन सकता। ऐसा पर्सन जो प्रमोटर है, डायरेक्टर है, केएमपी ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कैश में, वो नहीं बन सकता। ऐसा पर्सन जो रिलेटिव है प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी का, वो नहीं बन सकता। ये 3 पॉइंट क्लियर है। ऐसा पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी होल्डिंग नहीं बन सकता। ऐसा पर्सन जिसको बेनिफिशियली कंपनी कुछ पैसे देने वाली एक्सेप्ट रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन है तो चलेगा, उसके अलावा कुछ और है तो नहीं बन सकता। ऐसा पर्सन हु इज फर्निश्ड एनी गारंटी टू द कंपनी बिकॉज कंपनी ने सिक्योर डिबेंचर्स इशू किए, कैन नॉट बिकम अ डिबेंचर ट्रस्टी। लास्टली, अगर आपका कोई भी पैक्यूनरी रिलेशनशिप है कंपनी से तो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकते हो। बट मेक श्योर वो लिमिट्स क्या है, 2% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी और 2% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी और 50 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में या करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आप डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन पाओगे। क्लियर है यहाँ तक? ओके। आफ्टरवर्ड्स हमने देखा ड्यूटीज ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी की। ड्यूटीज क्या क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी हैव टू मेक श्योर, उसको सारे काम करने टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। वो कंपनी से उसकी स्टेटस रिपोर्ट मांग सकता है, वो देखेगा कि असेट्स ऑफ द कंपनी आर सफिशिएंट टू, है ना, टू डिस्चार्ज द डेट ऑफ द कंपनी। वो साथ ही साथ देखेगा कि कंपनी ने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया ना। अगर कंपनी ने कोई भी कंडीशन का ब्रीच किया तो प्रॉम्प्टली जाकर किसको बता देगा? डिबेंचर होल्डर्स को बता देगा। फिर आपको नॉमिनी डायरेक्टर को आप अपॉइंट कर सकते हो। कब अपॉइंट कर सकते हो? अगर कॉन्जिक्यूटिवली पिछले 2 बार से उसने डिफॉल्ट किया इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपने डिफॉल्ट किया है रिडम्पशन में, अगर आपने डिफॉल्ट किया है सिक्योरिटी क्रिएट करने में, तो डिबेंचर ट्रस्टी हैज अ ड्यूटी कि वो नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिबेंचर ट्रस्टी की कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा। कि दैन क्या डिबेंचर ट्रस्टी रिजाइन करके जा सकता है? रिजाइन करके जा सकता है। रिटर्न कंसेंट ले लो मेजॉरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स की, 3/4 इन द वैल्यू। क्या आप डिबेंचर ट्रस्टी को रिमूव कर सकते हो बिफोर द टेन्योर? 100% आप उसे रिमूव कर सकते हो बिफोर द टेन्योर। और 3/4 इन द वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की आपको रिटर्न कंसेंट लेनी होगी। वो खुद ही बोल रहे हैं तो फिर आप रिमूव कर सकते हो उस पर्सन को। अच्छा, क्या मीटिंग करवानी है? डिबेंचर ट्रस्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीटिंग करवाना है। कब? ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। कितने लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं? 1/10 इन द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर होल्डर्स। जितने डिबेंचर होल्डर्स है उसका 1/10 लोगों ने अगर रिक्वेस्ट किया है तो आपको मीटिंग करानी, या कोई भी ऐसा कंडीशन हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन हो जाता है, या कुछ भी चीज़ जो आपको लग रहा है विच इज अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स, तो आपको मीटिंग करवानी रहेगी। डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनानी, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू एग्जीक्यूट अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड इन द फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, उसके फेवर में एग्जीक्यूट कर ले। अच्छा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड कौन से फॉर्म में होती है? SH12 में होती है, जिसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी होती है। डिबेंचर्स के बारे में डिटेल्स, डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में, कौन सी एसेट सिक्योरिटी की, क्या कभी कोई डिफॉल्ट हुआ, एंड मिसलीनियस। एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज लेक्चर। तो हो चुका है स्वाहा हमारी आज के लेक्चर का। तो आई होप यू गाइज आर एबल टू रिकॉल इट विथ मी, ईच एंड एवरीथिंग आप मेरे साथ रिकॉल कर रहे हो, ठीक है? एंड प्लीज़ आप इसका DPP देखिए, रेफर कीजिए DPP को। हो सकता है नंबर से तो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, अदरवाइज द चैप्टर इज़ वेरी इजी। तो व्हाट आई विल इंसिस्ट, ये जो हम हमेशा करते हैं, क्लास खत्म होने के बाद क्या करना है? रिवीजन, साइमल्टेनियस रिवीजन, सेम डे रिवीजन, रिवीजन 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 करना ही करना है। अगर आप चाहते हो ना ये सारी चीज़ें दिमाग में बैठे, देन यू हैव टू रिवाइज इट नो मैटर वॉट। सोने से पहले रिवाइज करना, वरना सपने में आके सबको डराऊंगी कि रिवीजन नहीं किया है। तो मेक श्योर यू गाइज रिवाइज बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है? तो दिस इज द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। ये वॉइस इशू का हवन करवा दिया साक्षी मैंने। यस चांदनी, यस नेहा, अगर कंडीशन है तो करना ही पड़ेगा। बेटा बता दिया ना मैंने डिबेंचर और बॉन्ड्स का डिफरेंस। आप अगर किसी चीज़ को इफ़ यू गाइज वांट बेटा रिपीट हो जाए तो क्या होता है ना, कभी कभी आप खुद भी उसे बैक करके देख सकते हो, ठीक है? पेमेंट स्ट्रक्चर इतना सा बोलता है, अगर यहाँ पर डिबेंचर्स है तो उसका पेमेंट इंटरेस्ट का पीरियोडिकल बेसिस पे होता है, ईयरली बेसिस पे होता है। लेकिन बॉन्ड्स में इंटरेस्ट का पेमेंट मंथली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी और एनुअली भी, कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है?
तो इट माइट हैपन, कभी कभी कोई पॉइंट हमें एक बार में समझ नहीं आता। वैसे तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस ट्वाइस और थ्राइस, लेकिन फिर भी कुछ होता है, यू कैन गो टू बैक और बैक करके आप फिर से देख लो, ठीक है। इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू। तो ओके गाइज, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलती हूँ जल्दी SBIL के लेक्चर में। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।